बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो एक लाइट से ब्रेकफास्ट के साथ साथ एक्सरसाइज से करना है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आप एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, पूरा दिन जो है वो आपका फिर अच्छा गुजरता है। लाजमी अपनी सेहत के लिए आपने आधा घंटा 1 घंटा निकालना है अपनी डेली रूटीन में से। नाज़रीन, मौसम तब्दील हो रहा है, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपने बच्चों की सेहत का ख़्याल रखें। गर्म मलबूसात अब पहनना शुरू कर दें। जो हमारे यंग जनरेशन है, कुछ शॉर्ट्स और टी शर्ट्स को अब ज़रा अलमारियों में रख दें, ताकि इस वक्त जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की तरफ से भी जो आपको तलकीन की जा रही है कि आपने मास्क का इस्तेमाल करना है स्मोक के हवाले से, ताकि आप बीमार ना हो, तो उस पर भी आप अमल करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने फ़ूड इंजीनियरिंग के हवाले से बात करनी है कि फ़ूड इंजीनियरिंग क्या है, इसका स्कोप पाकिस्तान में क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसको ऑफ़र कर रही हैं, ख़ास तौर पर एनवायरनमेंट के हवाले से ये कितना साज़गार है। इस हवाले से तफ़सीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अनम सईद, जो कि लेक्चरार हैं फ़ूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। थैंक यू फॉर कमिंग टू ऑन द शो सर। मैम, नाज़रीन, इनके साथ हमारे साथ गौहर रहमान मौजूद हैं, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं रोही टीवी के। इनसे मुल्तान में जो तकियाती काम किए जा रहे हैं उस हवाले से गुफ्तगू करनी है। ख़ास तौर पर डेंगू का वबा जो है वो फैल रही है। मेडिकल की बीट है, ये मेडिकल को बड़ा उस पर गहरी निगाह रखते हैं। इस हवाले से इंतज़ामिया क्या कर रही है, डिफरेंट जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें क्या कैंप्स लगा दिए गए हैं, कितने तादाद है मरीज़ों की, क्या इसको कंट्रोल भी किया जा रहा है कि पिछले साल से ये इस दफ़ा कुछ ज़्यादा है। इन्हीं के साथ साथ कुछ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर कुछ मसाइल हैं, उस हवाले से भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और इन जनरल मुल्तान के जो तरक्याती काम हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गौहर, कैसे हैं आप? वेलकम टू द वालेकुम शो। अस्सलाम तिहामा। ठीक है गौहर, पहले आपकी कुछ तबीयत ख़राब लग रही थी, ऑफिस में भी आप थोड़े बुझे बुझे से लग रहे थे, कुछ बेहतर है तबीयत अब? बिल्कुल, आप जिस तरह से स्मोक का सीज़न है हम्म। तो हम लोग फील्ड में होते हैं सुबह सुबह और हम्म। शाम के औकात में भी, तो उसके असरात यही निकल रहे हैं। देखिए, गले के मसाइल और नाक बिल्कुल। के मसाइल ये देखने में आते हैं। स्मोक बहुत ज़्यादा है, हर गुजरते दिन के साथ हम्म। बढ़ती जा रही है और उससे हर बंदा ही इफ़ेक्ट हो रहा है, वो हम्म। बड़ा हो बूढ़ा हो, सब लोग हैं, आप हैं, हम हैं, तो ये एक बड़ा आजकल एक मसला चल रहा है। इस हवाले से तफसीलन जो है हम गुफ्तगू करेंगे स्मोक पे भी। मैम, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा, व्हाट इज़ फूड इंजीनियरिंग, ज़रा डिफ़ाइन कीजिएगा आसान अल्फाज में, ताकि हमारे नाजरीन को भी समझ आए। अच्छा, जैसे आपने बताया आसान अल्फाज में, तो मैं भी सोच रही थी कि मैं कितने आसान अल्फाज में इसको बता सकूं ताकि लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो सके। क्योंकि फ़ूड और इंजीनियरिंग लोग काफ़ी कंफ्यूज करते हैं कि फ़ूड में इंजीनियरिंग का क्या काम है। बेसिकली फ़ूड इंजीनियरिंग में आप फूड साइंसेस और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को मर्ज कर रहे हैं ओके। और उससे एक प्रोग्राम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। और इसके आगे डिफरेंट डायरेक्शंस हैं जिसमें आपकी फ़ूड प्रोसेसिंग आ जाती है कि आपने ड्राइंग किस तरह करनी है, मिक्सिंग किस तरह करनी है, प्रिजर्वेशन किस तरह करनी है। तो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स जो फूड प्रोसेसिंग में आ जाते हैं। इसके अलावा कि आपने फ़ूड को प्रिजर्व किस तरह से करना है। अब जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं दे आर आउटडेटेड। ओके। आपने फ़ूड की शेल्फ़ लाइफ को मेंटेन करना है और साथ साथ उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी डैमेज नहीं होने देना। तो इसके लिए आपको रिसर्च की ज़रूरत है, न्यू मेथड्स की ज़रूरत है। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जो फूड इंजीनियरिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसके अलावा जो इको फ्रेंडली पैकेजिंग है, आपने कौन सी पैकेजिंग करनी है, प्लास्टिक पोल्यूशन से आपने अवॉइड करना है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की तरफ जाना है। तो फूड इंजीनियरिंग जो है इन सब का जो है अमलगम है। और सस्टेनेबिलिटी कि आपने एनर्जी एफिशिएंट कैसे बनाने हैं प्रोसेसेस, और जो वेस्ट मिनिमाइजेशन है, क्योंकि वेस्ट जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप कोई भी फूड लेके जा रहे हैं, आप रॉ मटेरियल से बना रहे हैं, रॉ मटेरियल भी कुछ वेस्ट होगा। फिर प्रोसेसिंग के दौरान आपकी कुछ बाय प्रोडक्ट्स बन रही हैं, आप अगर उनको यूज़ नहीं कर रहे वो वेस्ट हो रही हैं। फाइनली आप जब पैकिंग कर रहे हो वो एफिशिएंट नहीं है, तो आप उस वक्त भी वेस्ट की तरफ जा रहे हो। और इवन वो जो पैकेजिंग है, अगर वो आपकी इको फ्रेंडली नहीं है तो अल्टीमेटली वो इन्वायरमेंट में आपके लिए डैमेज कॉज कर रही है। ठीक है। तो ये सब कुछ पढ़ना, इसको बेस्ट वे से लेकर चलना, इम्प्लीमेंट करना, ये फूड इंजीनियरिंग है।
अच्छा, बड़ा आपने आसान अल्फाज में समझा दिया आपने, जैसे एक बताया कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत साजगार है, हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की तरफ जा रहे हैं, हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस पे किस तरह की रिसर्चेज हो रही हैं? पाकिस्तान में कुछ नया जदीद जिद्दत लाई जा रही है? ख़ास तौर पर आपकी यूनिवर्सिटी में इस हवाले से क्या काम किया जा रहा है? अच्छा सर, इसमें इस तरह से है कि जैसे मैंने अभी बात की वेस्ट रिडक्शन की तरफ, तो जब रिसर्च भी होती है उसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस किया जाता है ना, वो वेस्ट मिनिमाइजेशन को किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ किए, जैसे मैंने फूड प्रोसेसिंग में बात की, ड्राइंग की, मिक्सिंग की, प्रिजर्वेशन की। तो आपने जब रॉ मटेरियल लिया है तो आपने रॉ मटेरियल की मिक्सिंग इस तरह से करवानी है कि वो आपके पास वेस्ट नहीं हो रहा, बल्कि आप उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आपकी प्रोडक्ट भी इन्हांस कर रही है और आपकी वेस्ट प्रोडक्शन भी नहीं हो रही। उसके अलावा आप जब इंडस्ट्रियल स्केल पे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सपोज आप हीट एक्सचेंजर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप कूलिंग ड्राइंग का प्रोसेस भी तो होगा ना अंदर, तो वो जो आप सिस्टम से हीट जनरेट कर रहे हैं आप उसी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, बजाय कि आप उसको सिस्टम में या इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दें। तो ये एफिशिएंट प्रोसेस को बनाना, इस पे जो है रिसर्च फोकस की जाती है, या इस पे फोकस किया जाता है कि आप इसको पढ़ें और इसमें नई डिस्कवरीज ला सकें। तो हमारा फोकस होता है कि स्टूडेंट्स को इसकी तरफ लेके जाएं ताकि उनकी थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, वो चीज़ें सोचें, और जो ग्लोबल लेवल पे चीज़ें फोकस की जा रही हैं जिसमें मेन यही एनर्जी एफिशिएंसी और वेस्ट मिनिमाइजेशन, तो हम लोगों का फोकस भी यही है कि बच्चों को इस लाइन में लेकर आया जाए। कि फूड इंजीनियरिंग में और फूड साइंसेज में कितना फ़र्क है? फूड साइंसेज भी तो फूड को सस्टेनेबल बनाने में, सप्लाई चेन में उसके हवाले से काम कर रही है, उसके शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में काम कर रही है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना रही है फूड को, और फूड इंजीनियरिंग का फिर इसमें क्या रोल आ जाता है? अच्छा देखें, आपको अगर मैं साइंसेस की बात करूँ ना, दैट इज़ मोर लाइक थ्योरेटिकल थिंग्स। ठीक है, आपने बुक से एक चीज़ पढ़ ली, आपने उसको कहीं इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? जब आप उसको समझ के कहीं पे उसमें कुछ चेंज ला सकेंगे, दैट इज़ इंजीनियरिंग। कि आप उसको उन प्रिंसिपल के साथ मर्ज करें और फिर उससे कुछ ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो सेफ़ हो, रिलायबल हो, सस्टेनेबल हो और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। साइंसेस आपको थोड़ी सी बुकिश की तरफ लेके जाती है। जब आप इंजीनियरिंग डालते हो तो इसका मतलब है कि आपने प्रैक्टिकली कोई चीज़ बना के देनी है। ठीक है। अच्छा, कोई एग्जांपल के तौर पर हमें समझाएं कि पहले अगर हम फूड साइंसेस के तौर पर एक सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमने एक चीज़ को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना है, किसी भी चीज़ की अभी आजकल जैसे वीट की बात हो रही है, हमने वीट को स्टोर भी करना है और उसको एनवायरमेंटली फ्रेंडली तौर पर स्टोर करना है। इसको आपका सब्जेक्ट किस तरह डील करेगा और फूड साइंसेस का सब्जेक्ट किस तरह डील करेगा? अच्छा देखें, अगर मैं फूड, आपने अभी वीट प्रिजर्वेशन की बात की ना, मैं उस पर आऊँ। अगर आप जस्ट साइंसेस की बात करें, आपको प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन मिल जाएगी। आपने फूड को स्टोर करना है, एक जगह रख देना है, और जब ज़रूरत पड़ेगी आपने उसको यूज़ कर लेना है। अब अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ जाएँ ना, तो प्रिजर्वेशन का मतलब सिर्फ डेफिनेशन नहीं है। प्रिजर्वेशन का मतलब है आपने उसको कितने टाइम तक प्रिजर्व करना है, किस कंडीशन में प्रिजर्व करना है, उसको क्या वेरिएबल देने, क्या टेम्परेचर हो, क्या प्रेशर हो, आसपास क्या चीज़ें हो, उसके ऊपर क्या है, वो किस चीज़ के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि उसकी शेल्फ लाइफ, द मेजर फोकस इज़ शेल्फ लाइफ, के डिटेरियोरेट होने से पहले तक वो कितनी देर तक हमारे पास सही है कि वो यूज़ हो सकता है। देखें, वो एक्सपायर, हमने उसको एक्सपायर होने से बचाना है, उसकी एक्सपायरी इंक्रीज़ करनी है। शेल्फ लाइफ का मतलब बेसिकली एक्सपायर होना है। ठीक है, तो वो जब तक आपको नहीं पता ना, आपको जो बेसिक तो आपको पता चल गया, हमने प्रिजर्व कर लिया, अब उसको करना कैसे है प्रिजर्व, तो उसमें आपको फिर थोड़ा इंजीनियरिंग बेसिकली इट इज़ द थ्योरेटिकल साइड ऑफ द थिंग्स, देन व्हेन यू कम टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थिंग्स, अब वहाँ पर फूड इंजीनियरिंग के किस तरह का इक्विपमेंट यूज़ होगा, किस तरह का कोल्ड स्टोरेज होनी चाहिए, क्या टेम्परेचर होगा, तो वहाँ पर फिर हमारे इंजीनियरिंग काम है, वहाँ पे आपको फिर ये एक्सपर्टीज़ चाहिए। ओके। अच्छा, हम लोग जैसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे ब्रेक में कि ये सब डोमेन है केमिकल इंजीनियरिंग की, तो क्या इसको पढ़ने के लिए हमें पहले इंजीनियर होना पड़ेगा, हमारा बेसिक जो है वो इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, उसके बाद हम फूड इंजीनियरिंग में तरफ आएंगे, या ये खुद इटसेल्फ एक डोमेन है? अच्छा, ऐसा होता है कि जब हम इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं ना, तो उसमें सिर्फ फूड इंजीनियरिंग नहीं होता, हम अलाइड सब्जेक्ट्स भी लेकर आते हैं। ओके। यानी उनको मैं इजी वर्ड में कह दूँ, सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल आप केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, आप फिज़िक्स भी पढ़ेंगे, आप मैथ्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या होगा कि आप वहाँ की जो बेसिक चीज़ें हैं ना, आपने इम्प्लीमेंट तो बेसिक साइंस करनी है ना, तो जब तक आपके वो कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप मेजर की तरफ नहीं जा सकते। कोर सब्जेक्ट्स हर इंजीनियरिंग के कुछ होते हैं, बाकी सारे सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। इसी तरह फूड इंजीनियरिंग में भी, जैसे आपने बात की कि ये केमिकल की सब डोमेन है, केमिकल के बहुत सी लैब्स
बहुत से सब्जेक्ट्स इसके साथ पैरेलल चलते हैं, तो इस वजह से ये उसकी सब डोमेन है। और बाकी जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ डिफरेंट हैं इसके। मैं समझना चाह रहा था कि पहले हमें इंजीनियरिंग के कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे, उसके बाद मास्टर लेवल में फूड इंजीनियरिंग करना है, या हम बैचलर्स ही फूड इंजीनियरिंग से स्टार्ट कर सकते हैं एफएससी के बाद? जी जी नहीं सर, हम बैचलर्स ही फूड इंजीनियरिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। गौहर साहब, मैं अब आपसे डेंगू के हवाले से सवाल करना चाहूँगी। हाँ, डेंगू बहुत बेकाबू हो चुका है, हेडलाइंस इस तरह की लग रही हैं कि जैसे शहर की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। ज़रा ग्राउंड रियलिटी के बारे में हमें बताइएगा। बिल्कुल तिहामा, जो डेंगू की सूरत हाल है वो इसके हवाले से हमें इसका बैकग्राउंड देखना होगा। बैकग्राउंड इसका ये है कि आपने ये देखा कि मुल्तान और उस समय जनूबी पंजाब अपने तारीख के बदतरीन सैलाब की जद में रहे हैं, और अभी भी मुल्तान के बेशतर इलाके यहाँ पर सैलाब का पानी मौजूद है। जलालपुर पीरवाला में अभी तक आप देखेंगे कि वाटर पाउंडिंग के मसाइल देखने में आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मानसून सीज़न के हवाले से बात की जाए तो 10 के करीब स्पेल देखे गए। ये बड़ा एक तवील मानसून सीज़न था, और उसके बाद हमने देखा कि 170 मिलीमीटर 35 मिलीमीटर तक भी बारिशें रिकॉर्ड की गई। तो उसके हवाले से एनडीएमए की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया था मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के लिए, स्पेशली तौर पर मुल्तान के लिए, कि इस साल जो है मुल्तान में डेंगू के केसेस देखे जाएंगे, क्योंकि वो वाटर पॉन्डिंग के मसाइल हैं, पानी खड़ा हुआ है और डेंगू की अफजाइश हो सकती है। उसके नतीजे ये निकल रहे हैं, डेंगू के केसेस ज़रूर आ रहे हैं, निश्तर हॉस्पिटल में भी रिपोर्ट हो रहे हैं, हमारे अराउंड में हम देख रहे हैं डेंगू के केसेस आ रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हुई है। जो एफ़र्ट्स की जा रही हैं वो एफ़र्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि तमाम अस्पतालों में स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है डेंगू के मरीज़ों को, और जो तादाद हमने पिछले दिनों में बढ़ती हुई देखी उसको दोबारा से एक दफ़ा फिर से बैलेंस किया गया है। मुल्तान का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, सीईओ हेल्थ हैं डॉक्टर सुबान ज़िया और उनकी टीम है, डॉक्टर तैमूर, वो दिन रात काम कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। आपको उनके इक़दामात के हवाले से मैं बताऊँ कि सीईओ हेल्थ कितना काम कर रहे हैं कि मुल्तान में पिछले 3 हफ़्ते पहले तक, 4 हफ़्ते पहले तक जो टीमों की तादाद थी वो 150 के करीब थी। उन्होंने पूरे स्टाफ को, इस टाइम आप समझ लें कि डेंगू के हवाले से इमरजेंसी नाफिज है मुल्तान में, तो उन्होंने इस स्टाफ को 150 से बढ़ाकर डेंगू के जो वर्कर्स हैं जो स्प्रे कर रहे हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं, उसकी तादाद को वो 500 तक ले गए हैं। और 500 तक लेंगे हैं तो हर गली मोहल्ले में स्प्रे किया जा रहा है लोगों को। इसमें हमें ना एक चीज़ समझनी होगी कि हर काम जो हमारे हुकूमती इदारे होते हैं या अथॉरिटीज़ होती हैं उन्होंने नहीं करना होता, इसमें लोगों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। अब जो डेंगू की टीमें हैं वो कहीं ना कहीं आपके ओपन एरियाज़ हैं वहाँ स्प्रे कर सकती हैं, लेकिन आपका जो घर है उसमें तो आपने अपना ध्यान करना है ना, आपने देखना है कि वहाँ कहीं पर पानी तो नहीं जमा हो गया, कहीं पर मच्छरों की अफजाइश तो नहीं हो रही। तो ये जिम्मेदारी का एहसास जब तक नहीं होगा तब तक जो गवर्नमेंट की जानिब से जो भी इकदाम लिए जा रहे हैं वो उस तरह से करामत साबित नहीं हो सकते। गवर्नमेंट की जानिब से ये इकदाम लिए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान ने टीमों की तादाद बढ़ा दी है, स्प्रे किया जा रहा है। अब इतवार के दिन था, छुट्टी का दिन होता है सरकारी इदारों का, आपको मालूम है, तो उस दिन भी, ये अभी इतवार गुजरा 2 दिन पहले, तो डेंगू की हवाले से जो टीमें थी वो शहर भर में काम कर रही थी। अभी मेरे पास अपडेट आई है रिसेंटली, हमारे यहाँ पे एक आर्ट्स काउंसिल के वहाँ पर पार्क है पीएचए का। अब यहाँ पर भी देखें कि आप कोई सोच सकता है कि यहाँ पर भी डेंगू का लार्वा मिलेगा। वहाँ पर ये जिम्मेदारी थी पीएचए की कि वो इसको देखे कि कहीं पर पानी तो नहीं जमा हुआ कहीं पर कोई ऐसे मसाइल तो नहीं है जो डेंगू की अफजाइश के हवाले से हो सकते हैं। तो अब जो मुल्तान का आर्ट्स काउंसिल पार्क है इसे भी डेंगू की वजह से सील करना पड़ा है। तो ये इस तरह के इकदाम लिए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स को सील किया जा रहा है, जुर्माने किए जा रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने यह फैसला किया है कि जहाँ पर भी अगर एक अटैम्प्ट के बाद दूसरी अटैम्प्ट में लार्वा मिलता है, डेंगू की अफजाइश के हवाले से चीज़ें मिलती हैं, तो उस दुकानदार के खिलाफ, उस रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ, उस मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। अच्छा, इसमें अवेयरनेस की काफ़ी बात की जाती है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डेंगू के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि इंतज़ामिया इस हवाले से क्या क्या इक़दाम उठा रही है। ख़ासतौर पर यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अवेयरनेस के हवाले से क्या किया जा रहा है। जब जुर्माने भी किए जा रहे हैं, फ़ाइन्स भी किए जा रहे हैं, गौर साहब बता रहे थे कि एफआईआर्स भी अब लॉन्च की जाएंगी, तो अवेयरनेस के कैंपेन चलाना भी एक जो है वो ज़रूरी है ताकि आवाम को पता हो कि ये कितनी बड़ी बीमारी है और इसका हमने मुकाबला किस तरह करना है। अगर अवेयरनेस के हवाले से कुछ किया जा रहा है, आवाम को बताया जा रहा है? बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा अहम है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ जो है मुल्तान की हेल्थ अथॉरिटीज़ से है।
और अगर वहाँ पर काम करने वाला जो ऑफिसर है जिसने इस चीज़ को लेकर चलना है, अगर उसका दिमाग और ब्रेन इस हवाले से काम करता है और वो एक्टिव है, तो आप अवेयरनेस कैंपेन देखेंगे। और मुल्तान के जो CEO हेल्थ हैं डॉक्टर सुभान ज़िया, वो बड़े एक्टिव पर्सन है और बड़े इकदामात लेने वाले हैं, और वो फौरी तौर पर डिसीजन ले देंगे कि इस चीज़ को हमने किस तरह से लेकर चलना है। और मेरे ख्याल से ये आपका सवाल उन तक पहले ही पहुंच चुका है। अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से मैं बताऊं तो मुल्तान के जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से पूरे तरीके से अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है। जो भी अवामी मकामात है जिनमें हॉस्पिटल्स के हवाले से हम बात करें, गवर्नमेंट शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुल्तान का दूसरा बड़ा अस्पताल है, और जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तकरीबन कोई 30 से 40 हज़ार जो लोग हैं वो इलाज के लिए रुख करते हैं। तो गवर्नमेंट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में खुसूसी तौर पर जो है वो अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से कैंप भी लगाया गया। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को लेकर चल रही है हेल्थ अथॉरिटी। दो पॉइंट्स हैं। एक स्मोक के हवाले से भी अवेयरनेस दे रही है, जो जिम्मेदारी है ईपा की, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की, वो इसको लेकर चल रही है। वो भी तो अपना कोई कैंपेन लॉन्च कर रहे थे, कोई स्कूल्स में कुछ इस तरह की बात हो रही थी। बिल्कुल, ईपा भी मुसलसल एक्टिव है क्योंकि हुकूमत का फोकस है इन दोनों चीज़ों के ऊपर से। हेल्थ अथॉरिटी की जिम्मेदारी दी गई है कि आपने डेंगू वगैरह के हवाले से कंट्रोल करना है। हमने ये देखा कि जो एक कैंपेन पिछले दिनों वैक्सीनेशन के हवाले से चली, बच्चियों के हवाले से, उसको भी लेकर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी चली है। ईपा दूसरी जानिब जो है वो स्मोक को लेकर चल रहा है, स्मोक गन्स यूज़ की जा रही हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं जिनके हवाले से एमरजेंसी इस वक्त नाफिज की गई है। वो मुल्तान हो, तालीमी इदारों में भी आज भी एक सेशन है मुल्तान की नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी में, ईपा की जानिब से और ज़रई यूनिवर्सिटी मिलकर स्मोक के हवाले से अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं, और वॉक भी की जाएगी। तो ये आज के इवेंट्स हैं। और इसी तरह से अस्पतालों में जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान जो कर रहे हैं, CEO हेल्थ डॉक्टर सुभान ज़िया जो कर रहे हैं, उनकी जानिब से खुसूसी कैंप लगाए गए हैं। जो MS हैं शहबाज शरीफ हॉस्पिटल के, वो भी इस कैंपेन में MS लेवल के लोग जो हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं, पम्फलेट्स दे रहे हैं, लोगों को आगाही दे रहे हैं। इसके साथ साथ मुल्तान का जो सबसे बड़ा अस्पताल है निश्तर हॉस्पिटल, वहाँ पर भी स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं डेंगू के वार्ड के हवाले से। डेंगू के वार्ड के हवाले से मैं बताऊँ कि उसके अंदर तीसरी दफ़ा इजाफा किया गया है, ताकि कोई भी ऐसी सूरत हाल हो तो उसकी बेड कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। कुछ भी, क्योंकि डेंगू के अंदर दो चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी होगा। एक है कंफर्म केस, एक है सस्पेक्टेड। सस्पेक्टेड ये होता है कि आपको सस्पेक्टेड को इस तरह से हम कह लेते हैं कि शुबा है। बिल्कुल, अगर किसी को बुखार है उसके बाद उसका टेस्ट होगा, तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, अगर उसके अंदर वो पाए जाएं तो उसको भी शुबे में रख कर अगर उसको 2 दिन ट्रीटमेंट दी जाए तो वो ठीक हो जाता है। तो काफ़ी खासे इक़दामात किए जा रहे हैं और इसको कवर करने में कामयाब हो जाएंगे। ग्राउंड रियलिटी ये है कि पिछले साल से इस दफ़ा उम्मीद है कि हालात कुछ बेहतर होंगे। पिछले साल के मुकाबले में ना चैलेंज बड़ा है, क्योंकि हमने सैलाब भी देखा है, बारिशें भी देखी हैं। तो इस चैलेंज को देखते हुए और ये स्मोक के हवाले से नमी भी पाई जा रही है, तो ये डेंगू के अफजाइश के हवाले से ना ये परफेक्ट सीज़न है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो इकदाम लिए जा सकते हैं, इनको मज़ीद भी बेहतर करना होगा, तभी जाके डेंगू के फैलाव को रोका जा सकता है। बिल्कुल, आपने निस्टर 2 की बात की, इसमें कुछ ICU वार्ड का कुछ इशू है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इंजीनियर अनम से कुछ फूड साइंसेस के हवाले से गुफ्तगू कर लूँ। इंजीनियर साहिबा, मुझे ज़रा बताइएगा कि किस तरह का है फूड इंजीनियरिंग में, किस तरह के बच्चों का किस तरह का जो है वो एप्टीट्यूड होना चाहिए जिनको इस तरफ आना चाहिए, और क्या कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं? हमारे यहाँ मीम्स भी बड़ी बनती हैं कि इंजीनियर जो है वो सिवाय इंजीनियरिंग के हर शोबे में मौजूद है, तो ज़रा तफसील से बताइए किस हवाले से। ये बड़ा ही आपने अच्छा क्वेश्चन किया, और ये ऑडियंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि हम ये डिग्री तो कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने करना क्या है, हमने कहाँ जॉब करनी है। बेसिकली करियर काउंसलिंग का जो है इसके अंदर आ जाता है पार्ट कि आप करियर काउंसलिंग जो है ना बहुत ज़रूरी है, और ये यूनिवर्सिटी लेवल्स पे होती है। जब हमारी एडमिशन कैंपेन्स होती हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि हमने ये प्रोग्राम तो करना है, लेकिन उसके बाद हमने जॉब कहाँ से लेनी है, बिकॉज दैट इज़ एन अल्टीमेट गोल ना, कि आपने जॉब की तरफ जाना है। तो यहाँ मैं बता दूँ कि जो फूड इंजीनियरिंग है उसका जो स्कोप है पाकिस्तान में वो बहुत वास्ट है, एंड दैट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अब देखें, फूड और बेवरेज इंडस्ट्री पाकिस्तान का बहुत बड़ा सेक्टर है। आप एंग्रो ले लें, फातिमा ले लें, पेप्सिको, नेशनल फूड, हलाल फूड्स, वट नॉट, मतलब उन सब को आपको फूड इंजीनियर को हायर करना है। और जिस तरह से आप कोई भी कंपनी अपनी डेवलपमेंट करती है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना ज़रूरी होता है। ISO स्टैंडर्ड्स पे जाना है उन्होंने, तो जाहिर है उन्हें फिर वो रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी है, तो उन्हें फूड इंजीनियर्स को हायर करना ही करना है। और सेकेंडली आपकी जो डेयरी इंडस्ट्री है, दैट इज़ अ बिग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बड़ी एक्सेलिंग इंडस्ट्री है आज कल।
तो वहाँ पे आपका फूड इंजीनियरिंग का जो है बहुत स्कोप है। और सेकेंडली मैं आपको बताऊँ कि जो फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं, अब फूड को जो टेस्ट कर सकता है वो कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। इवन अगर आप मशीनरी भी यूज़ कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट को एनालाइज करना किसी को आता होगा तो वो करेगा ना। उसके अलावा अगर अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि ये तो सारी प्राइवेट जॉब्स हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है ये वो। तो मैं बताऊं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, कुछ का मैं नाम ले देती हूँ। पंजाब फूड अथॉरिटी है, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च PCSIR का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। उसके अलावा पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल अथॉरिटी है। तो ये वो नाम है जिनको फूड इंजीनियर चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल की तरफ जाना है, तो उनको ऐसे एक्सपर्ट चाहिए जो इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सके। इन सब को भी छोड़ दें आप, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ देयर, और यूनिवर्सिटी में बाकायदा एंटरप्रेन्योरशिप पे लेक्चर्स होते हैं कि आपने जॉब डिपेंडेंट नहीं रहना। यू हैव टू बी जस्ट लाइक योरसेल्फ। आपने खुद इनोवेशन लेके आनी है, अपना कोई सेटअप बना सकते हैं आप, और एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज़ आप ला सकते हैं। तो उस तरफ आप जा सकते हैं, आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं इंटरनेशनली, और फ्रीलांसिंग का दौर है, आपको पता है। आप ऑनलाइन जॉब्स की तरफ जा सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ यू नो, पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का उस तरह का जो है वो लोगों का रुझान उस तरफ नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स कम हैं। फूड इंजीनियर किस तरह एक एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकता है? क्या वो कोई डिवाइस इस तरह की बनाएगा तो वो फिर एक इन्वेंटर हो जाएगा, फिर उसको CEOs भी चाहिए होंगे, COOs चाहिए होंगे, पूरा एक सेटअप चाहिए होगा, फंडिंग चाहिए होगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ किस तरह एक फूड इंजीनियर आ सकता है? अच्छा, एक जो नया लड़का डिग्री से पास आउट हो रहा है, उसने फील्ड को भी समझना है, तो ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा उसकी जर्नी को। एग्जैक्टली। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप को जो है ना, आपने जैसे बात की कि उसने CEOs भी हायर करने हैं, लोग भी हायर करने हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्मॉल स्केल। बिल्कुल, ठीक है। आप इनिशियली आप किसी फर्म के साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ लर्निंग। ठीक है। आप इंटर्नशिप्स की बहुत बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन उनका फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी लर्निंग को इन्हांस करते हैं। ओके। और वहाँ से आप सीख के फिर अपना कोई सेटअप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सी प्राइवेट टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं। ठीक है। आप कोई इक्विपमेंट टेस्टिंग का भी ले लें, ठीक है, जो आपको लगता है कि ये तो हर जगह की ज़रूरत है। अब मैंने आपसे गैप फाइंड करें। एग्जैक्टली वो गैप आप तभी फाइंड करेंगे जब आप मार्केट में किसी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है, आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, और मिल जाती हैं। अच्छा, अभी आपने इंटर्नशिप्स की बात की। आपकी डिग्री से जब बच्चे यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, क्या यूनिवर्सिटी इनको हेल्प करती है इंटर्नशिप्स हंट करने में, कुछ अपॉर्चुनिटीज उस तरह की देती हैं? क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम में इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन थे, वो उन्होंने भी अब कोई इस तरह का प्रोग्राम लॉन्च किया है कि वो पे हायर करेंगे, इंटर्नशिप के प्रोग्राम इस तरह के बच्चों को ऑफ़र करेंगे कि वो लिंक करते हैं एकेडमिया को और टेक्निकल साइड को, जो हमारी इंडस्ट्री है उस एकेडमिया और इंडस्ट्री को लिंक किया जा रहा है। तो आपकी यूनिवर्सिटी हेल्प करती है, आपका डिपार्टमेंट हेल्प करता है स्टूडेंट्स को? अच्छा, ऐसा है कि हमारा जो यूनिवर्सिटी का बाकायदा एक पूरा डिपार्टमेंट है, जिसका कोऑर्डिनेटर फॉर इंटर्नशिप्स मैं खुद ही हूँ। ओके। और यहाँ पे मैं ऐड करूँ कि जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जो रजिस्ट्रार भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर आसिम उमर, वो बड़े कीन हैं इस चीज़ को लेके कि अगर जितने भी बच्चों का सेशन है, हर बच्चे की इंटर्नशिप होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी उसे ऑन करती है। कोई स्टूडेंट अपने ऑन पे कर रहा है इंटर्नशिप, वेल एंड गुड, लेकिन यूनिवर्सिटी की पूरी कोशिश होती है कि हर बच्चे की इंटर्नशिप करवाई जाए, और वो यूनिवर्सिटी का ऐसे समझे इंटीग्रल पार्ट है। ओके। और अब ये हमारी डिग्री की रिक्वायरमेंट है। ओके। क्रेडिट नहीं है, मतलब इसका क्रेडिट नहीं है, ज़ीरो क्रेडिट है। एग्जैक्टली, क्रेडिट नहीं है, लेकिन दैट इज़ कंपल्सरी। ओके। आप इंटर्नशिप के बगैर अपनी डिग्री नहीं ले सकते। तो हमारी यूनिवर्सिटी का इस पर बहुत फोकस होता है। बाकायदा हम लोग स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करते हैं, उनकी इंटर्नशिप्स करवाने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री से हम लोग खुद लिंक करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटर्नशिप पे जाते हैं। इस आपके थ्रू अगर किसी ने किसी इंडस्ट्री में जाना है, एक यूनिवर्सिटी लेवल से जा रहा होगा, यूनिवर्सिटी के लिए से जा रहा होगा, तो कोई अच्छी इंडस्ट्री में जाएगा, अच्छे जिसका मार्केट में नाम होगा, उसका उधर जाएगा। तो क्या मेरिट पे उसने ऊपर आना है, मेरिट के बेसिस पे आप कुछ चेक करते हैं, या हर स्टूडेंट के लिए ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है? अच्छा देखें, इंडस्ट्री कोई एक नहीं है, वास्ट इंडस्ट्री है। ठीक है। कुछ इंडस्ट्री है जिसकी मेरिट डिमांड होती है। ओके। पे हम लोग कोशिश करते हैं स्टूडेंट को भेजें जो हाई इन मेरिट है। बाकी कुछ लोकल इंडस्ट्री भी होती है, कुछ इस तरह की जगह होती हैं कि जो बच्चों को अकोमोडेट कर देती हैं जस्ट फॉर द प्रोसेस कि ये लर्न कर सकें। जैसे आपने की ना जो हाई मेरिट, तो फिर वो पेड होती है। तो जब आप मेरिट में है, सब कुछ है, तो आपको अच्छी इंटर्नशिप भी मिलेगी, आपको पेड
पेड उसकी सैलरी भी आ रही होगी। मैम मज़ीद इसमें पाकिस्तान के हवाले से क्या काम किया जा रहा है, पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है, कुछ दीगर यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, ख़ास तौर पर रिसर्च के हवाले से क्या काम किया जा रहा है, इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम फूड इंजीनियरिंग के हवाले से बात कर रहे थे। पाकिस्तान में किस तरह का स्कोप है, स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके लिए क्या इंटर्नशिप के मौके मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ किस तरह हेल्प कर रही हैं, ख़ासतौर पर मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट में। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के अलावा पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटीज़, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इस प्रोग्राम को ऑफ़र कर रही हैं, उस हवाले से भी जानते हैं। और ख़ास तौर पर रिसर्च कहाँ तक पहुँची। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि क्वांटिटी ऑफ रिसर्च बहुत हो रही है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च उस तरह नहीं है, तो वो भी मैम से जानने की कोशिश करेंगे। मैम पाकिस्तान में आपकी यूनिवर्सिटी के अलावा कौन कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फूड इंजीनियरिंग जो है वो प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं इस वक्त? अच्छा, फूड इंजीनियरिंग ऐसा है कि पाकिस्तान में ये 1990s में एकेडेमिया में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। ओके। ग्लोबली तो मेरे ख्याल से मिड 20th सेंचुरी 1940s 50s में ये चीज़ आ गई हुई थी। फिर 2000 और उससे ऑनवर्ड यूनिवर्सिटी लेवल पे, रिसर्च लेवल पे इसको काफ़ी प्रमोट किया गया। इस हवाले से जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, दैट इज़ द पायनियर यूनिवर्सिटी, जहाँ पे ये स्टार्ट की गई। उसके बाद NAD कराची और इस तरह से, और अब साउथ पंजाब में जो मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान है, वो पहली यूनिवर्सिटी है जो फूड इंजीनियरिंग को साउथ पंजाब में लेकर आई है। ओके। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है बच्चों यूनिवर्सिटीज़ के अगर हम बात करें रुझान की, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में उनको लगता है जैसे आपने तो एक इतनी अपॉर्चुनिटीज़ गिनवा दी, तो ऐसा लगता है कि मिथ है कि इंजीनियरिंग के बाद आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। तो बच्चों का रुझान है फूड इंजीनियरिंग की तरफ, या अभी भी इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है? एक्चुअली आपने जो बात की ना प्रमोशन की, अवेयरनेस की, यहाँ पे लैक करते हैं हम लोग। इवन आप देखें कि घरों में भी हम लोग कहते हैं हमने इंजीनियरिंग करनी है, ये नहीं पता कौन सी इंजीनियरिंग करनी है, बस करनी है। ठीक है, तो अब जिस तरह से वक्त बदल रहा है, इंजीनियरिंग की जो टाइप्स हैं, मतलब जो कन्वेंशनल इंजीनियरिंग्स थी वो थोड़ी सी पीछे चली गई हैं। तो फूड इंजीनियरिंग एक नई इंजीनियरिंग है, तो उसमें टाइम लगेगा लोगों को समझने में, क्योंकि पहले ही लोगों की कन्फ्यूजन यही होती है कि हमें पता नहीं जॉब मिले ना मिले। लेकिन वो जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जितने आप स्ट्रेंथ में थोड़े होते हैं ना, नया प्रोग्राम होता है, उतनी ही आपकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो स्कोप है और रुझान भी है, और इंशाल्लाह ये बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। रिसर्चेस के हवाले से काफ़ी बात की जाती है कि पाकिस्तान में क्वांटिटी ऑफ रिसर्च बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च नहीं है, रिसर्च गैप पे उस तरह काम नहीं किया जाता। जदीद जो दुनिया जिस तरफ जा रही है उस तरह की रिसर्चेस यहाँ पर नहीं है, और अगर कोई यहाँ पर जदीद रिसर्च करता भी है तो वो ब्रेन ड्रेन हो जाता है, उसको बाहर से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो वहाँ चला जाता है। तो इस हवाले से बताइएगा आपकी यूनिवर्सिटी में रिसर्च के हवाले से क्या काम किया जा रहा है? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मुझे इसकी जो गैप की वजह समझ आती है ना, वो इंडस्ट्रियल और एकेडेमिया लिंकेज गैप की वजह से। बेसिकली हम लोग अपनी रिसर्च को लेके चलते हैं, लेकिन हम किसी इंडस्ट्री को उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। शायद हमारे एंड पे प्रॉब्लम है, या इंडस्ट्री उन कन्वेंशनल वे से बाहर नहीं आना चाह रही। तो अगर हम इंडस्ट्री एकेडेमिया को अच्छा लिंकेज दे देना, तो उससे जो हमारी रिसर्च है वो प्रैक्टिकल वेज में जा सकती है। ओके। मैम हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त स्टैंडर्ड्स क्या हैं, पाकिस्तान में किस तरह जो है वो फूड के हवाले से काम किया जा रहा है। तफसील इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो गौहर साहब मौजूद हैं उनसे ज़रा ग्राउंड रियलिटी के हवाले से बात कर लें। गौहर, आप हेल्थ डिपार्टमेंट को काफ़ी गहरी निगाह रखी बात की हमने डेंगू के हवाले से। निश्तर 2 पाक मुल्तान का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, इसका समझा जा रहा था कि यहाँ से निश्तर का बर्डन जो है वो निश्तर 2 में सारा शिफ्ट हो जाएगा, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में ज़रा बोझ कम होगा। ICU वार्ड जो है वो आपने पहले भी इसको कवर किया, अभी भी जो है वो उसमें काफ़ी कोताहियाँ हैं, वहाँ पर जो है वो मशीन ख़राब है, तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा क्या काम किया जा रहा है? बिल्कुल, जनूबी पंजाब में जो बड़े अस्पतालों की अगर बात की जाए तो उसमें निश्तर हॉस्पिटल सबसे बड़ा अस्पताल है, और वहाँ पर देखेंगे आपके सिंध से भी मरीज़ आते हैं इलाज के लिए, बलूचिस्तान से भी आते हैं, इसीलिए हमेशा से वो ओवरबर्डन रहा है। और जो कहीं से भी आ जाए उसका इलाज ज़रूर वहाँ पर होता है, और उससे बेहतर हेल्थ के हवाले से फैसिलिटी मौजूद ही नहीं है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी के बर्डन को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था निश्तर 2 के हवाले से, और मुल्तान के पुराना शुजाबाद रोड के ऊपर जो शुजाबाद के ऑनवर्ड जाता है, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट के तहत इस अस्पताल को बनाया गया था।
मोहसिन नकवी साहब थे जब सीएम पंजाब जी। थे, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को वो लेकर चले और इस प्रोजेक्ट को जिस तरह से उन्होंने मुकम्मल किया और एक कम से कम टाइम में, ताकि लोगों को जो सहूलत है वो मैसर आ सके। तो ये बिल्डिंग मुकम्मल हो गई, इसका इफ्तिताह भी हो गया, लेकिन अभी तक उस हॉस्पिटल को अगली हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, उसको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, जो मिनिमम टाइम में पिछली हुकूमत में हो सकती थी, केयर टेकर गवर्नमेंट में हो सकती थी, उसने वो दी और बल्कि ज़्यादा दी, उससे ज़्यादा दी। और अब ये जो अगली हुकूमत आई थी उसकी ज़िम्मेदारी थी कि उसके हवाले से जो भी चीज़ें हों उनको पूरा किया जाए। अब आप देख लें कि वो 500 बेड्स पर मुश्तमिल निश्तर 2 अस्पताल बनाया गया, उसके लिए अमला भी तैनात किया गया, लेकिन एक चीज़ थी जिसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। आप सोच नहीं सकते कि एक अस्पताल 500 बेड्स पर बना दिया, उसका आईसीयू ही फंक्शनल नहीं हो सका आज तक। आईसीयू के फंक्शनल ना होने की वजह से जो है उसकी बुनियादी तौर पर वजह जो है, निश्तर 2 के पास इस वक्त डॉक्टर्स ही नहीं है, एनेस्थीसिया डॉक्टर्स। एनेस्थीसिया का जब डॉक्टर ही नहीं होगा आपके पास, तो आईसीयू में ना तो आप किसी को रख सकते हैं, ना आप किसी की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एनेस्थीसिया डॉक्टर्स के हवाले से बात करें तो निश्तर 2 की जो आईसीयू को चलाने के लिए जो 60 बेड्स पर मुश्तमिल आईसीयू है, एमरजेंसी है, उसके लिए 16 के करीब एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की ज़रूरत है। और इस वक्त निश्तर 2 के पास एक एनेस्थीसिया डॉक्टर मौजूद है। तो आप सोचें कि एक एनेस्थीसिया डॉक्टर जो रैंडम इमरजेंसी आएगी उसको डील करेगा, या जो पहले से ऑपरेट होने हैं वहाँ पर जो लोगों को तिब्बी सहूलियात के हवाले से जो मुख्तलिफ वार्ड में सर्जरी होनी है उनको देखेगा। तो इसमें इंतज़ामिया ने फिर यही किया कि उन्होंने कहा कि हम इसको इस तरह चलाने से बेहतर है इसको बंद ही कर दिया जाए। तो 60 बेड पर मुश्तमिल जो आईसीयू है वो इस वक्त बंद पड़ा है। थोड़ी सी तवज्जो अगर दी जाए, जो निश्तर 1 के ऊपर जो बर्डन कम करने के लिए निश्तर 2 बनाया गया था, वो ये मसला अगर हल हो जाए। अभी भी कुछ सर्जरी के कुछ पेशेंट्स जो आते होंगे, क्रिटिकल कंडीशन के जो पेशेंट हैं, आईसीयू के पेशेंट्स हैं, वो सारे फिर निश्तर शिफ्ट कर दिए जाते होंगे। बिल्कुल बड़ा अहम सवाल है। जब कोई भी इमरजेंसी होती है तो उनको पहले बुनियादी तौर पर निश्तर 2 लेके जाया जाता है, और जो करीब तरीन पड़ता है शुजाबाद में, अगर आप देख लें अभी मोटरवे M5 पर इंसिडेंट हुआ, तकरीबन कोई 15 से 16 के करीब लोग इंजर्ड हुए और बड़ा हादसा था। इंजरीज थी। जब उन्हें निश्तर 2 लेके जाया गया, करीब 3 हॉस्पिटल था, रेस्क्यू का रिस्पॉन्स यही होता है कि करीब 3 हॉस्पिटल ले जाएं। निश्तर 2 लेके जाया गया तो उसमें से 2-3 की हालत बड़ी तशवीशनाक थी। जब आपका आईसीयू फॉल नहीं होगा तो आपने फिर 25 किलोमीटर उस मरीज को ट्रैवल करवा कर निश्तर 1 भेजा है। तो जो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये तो मरीज़ के लिए मौत है। मरीज़ अगर जीते जी इसमें मर जाता है, क्योंकि आप ये देखें कि वो वहाँ से इस कंडीशन में जब वो निश्तर 1 के लिए निकलता है तो उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल है। तो ऐसे में हुकूमत को, महकमा सेहत को और जो मिनिस्ट्री है सेहत की पंजाब की, उसे खुसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, अरबों रुपए लगा दिए, आप उसका एक आईसीयू फाल नहीं कर रहे, आप उसको सिर्फ 16 डॉक्टर नहीं दे रहे। आप डॉक्टर्स दे दें यार, आप बस डॉक्टर्स अगर आप दे देंगे तो आईसीयू चल जाएगा। आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, इतनी बड़ी लोगों के टैक्सीज उसके पैसे उसके ऊपर लगे हैं, तो ये बड़ा अच्छा हो सकता है, बस इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वासा का मसला भी मुल्तान में काफ़ी बड़ा मसला है, जहाँ पर हमें हेल्थ सेक्टर में कुछ काफ़ी ज़्यादा काम नज़र आ रहा है। वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि वासा जो है वो बड़ा गैर फ़ाल है। कहा जाता है, जैसे आपने बताया था एक दफ़ा कि 65% लाइंस जो हैं मुल्तान की वो ख़राब हैं। तो इस हवाले से क्या काम किया जा रहा है? कुछ ग्राउंड पे कुछ काम करने की ज़रूरत है, या कुछ हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं? अच्छा, मुल्तान ना बड़ा तारीख़ी शहर है। मुल्तान की तारीख़ बड़ी पुरानी है और दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। हमेशा से मुल्तान आबाद रहा है, इसको गैर आबाद नहीं कह सकते। जब लाहौर भी आबाद नहीं था तो मुल्तान आबाद था, और दुनिया का कनेक्टिविटी का एक ज़रिया हमेशा से रहा है। तो जो शहर हमेशा से आबाद रहता है तो फिर वो प्लान्ड सिटी नहीं होता, अनप्लान्ड होता है। आप देखेंगे यहाँ पे तंग गलियाँ हैं और गली मोहल्ले हैं आपको नज़र आएंगे, और हिस्टोरिकल टच भी नज़र आएगा, लेकिन उसके साथ साथ आबादी बढ़ती गई। आपने मुल्तान की एक फसील देखी होगी जिसे हम कहते हैं दीवार बनी हुई है, 5-6 गेट्स हैं, दिल्ली गेट, हरम गेट। तो शहर पहले उसके अंदर हुआ करता था, फिर शहर उससे बाहर निकला। अब चैलेंज ये बन गया है कि जो लाइनें, सीवरेज लाइनें थी, उनको प्लान सिटी के तहत नहीं बिछाया गया। जो प्रोजेक्ट जिस तरह से, जो आबादी जहाँ पर आबाद होती गई उसी तरह से उसकी सीवरेज लाइनें बिछाएगी। लेकिन अब ये जितनी भी सीवरेज लाइनें बिछाई गई थी, इनकी उम्र होती है 60-70 साल इनकी उम्र होती है। ये सारी सीवरेज लाइनें अपनी उम्र मुकम्मल कर चुकी हैं। तो एक सर्वे रिपोर्ट जो आई थी अभी रिसेंटली, जो हमने भी अपने ऊपर शाया की थी, वो यही थी कि मुल्तान का 70% जो सीवर सिस्टम है वो
ज़ाया हो गया है, ख़राब हो गया है। 70%, जिस शहर का 70% सीवर सिस्टम ख़राब हो, तो आप सोचेंगे उसको चलाना कितना बड़ा चैलेंज होगा और उसको रिप्लेसमेंट में कितना टाइम लगता है। अभी चुंगी नंबर 9 का प्रोजेक्ट देखा था, पिछले 2 साल हो गए ये प्रोजेक्ट चल रहा है। आपने देखा था कि इसके अंदर सीवर लाइन डाली थी और बिल्कुल। एक इस हॉटस्पॉट एरिया जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद है, इंतजामिया मौजूद है, कमिश्नर मॉनिटर कर रहा है, डिप्टी कमिश्नर मॉनिटर कर रहा उसको 2 साल है, लग गए। मिनिस्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं और मुल्तान का हार्ट है उसको 2 साल का एक अरसा लगा है। नवाबपुर रोड आपने देखा कि इधर सीवर डाला था, इसको बनाने में कितना वक्त लग गया। तो इस हवाले से ज़रा बात करेंगे कि क्या इसमें कुछ काम मज़ीद कुछ किया जा रहा है। आपने बात की थी कि कुछ चेंजेस की जा रही हैं वासा में, तो तफसील इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम वासा के हवाले से बात कर रहे थे। जैसे गौहर साहब ने बताया कि 70% लाइनें तकरीबन मुल्तान की जो हैं वो ख़राब हैं। इसका हल किस तरह निकाला जाएगा, इंतज़ामी तौर पर क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, तो तफसीलन हम जानने की कोशिश करते हैं कि गौहर साहब से कि इस वक्त अब ग्राउंड पर कुछ चीज़ें चेंज भी की जा रही हैं या मसाइल चूके तो हैं। जी गौहर साहब बताइएगा, कुछ तब्दीलियाँ भी की जा रही हैं या मसाइल हमने बर्दाश्त करने? बिल्कुल जी, सीवर सिस्टम जहाँ पर ख़राब है, लोगों को मसाइल का सामना है। मुल्तान के बेशतर इलाके सीवरेज के पानी में डूबे हुए दिखाई देते हैं। मैं जब क्योंकि हमारी पैदाइश मुल्तान की है, भाई शहर है, आपको कहीं पानी मिले ना मिले, आप शरीफपुरा चले जाएं, आपको हर टाइम सीवरेज का पानी मिलेगा। आप कोई मसला मिले ना मिले, शरीफपुरा चले जाएं, 14 नंबर चले जाएं, ये पूरी साइड आपको डूबी हुई दिखाई दी। तो इसमें फ़ैसला ये हुआ है इंतज़ामी तौर पर, कल एक बड़ी तब्दीली आई है रात में। एमडी वासा खालिद रज़ा को जो है वो मुल्तान से जाना पड़ा है और उनका फैसलाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और जो नए एमडी वासा है, फैसल नाम के हैं, उनको जो है फैसल शौकत, ये 19वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, फैसलाबाद में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में ये अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे थे। तो उनका तबादला बतौर एमडी वासा मुल्तान जो है वो कर दिया गया है। नई मैनेजमेंट लाई जा रही है, डायरेक्टर्स चेंज किए जा रहे हैं, वासा का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला जा रहा है, वासा को एक एजेंसी का अब दर्जा दे दिया गया है, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी। जब जिस तरह से आपने देखा कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को जब से इन्होंने जो है वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया है, मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया है, तो आपने देखा होगा वेस्ट के मामलात कुछ काफ़ी बेहतर हुए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी की आपने बात कर दी, इसमें भी तो कुछ खबरें थी जो आपने ही ब्रेक की गई, कुछ आपस में कुछ इनके इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, उस हवाले से ज़रा बताइए कि वो क्या हैं। शहर के जब जहाँ तक ताल्लुक है तो कुछ हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं, सफाई सुथराई का निज़ाम कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन ये इंतज़ामी कुछ जो इनके मसाइल हैं उसके बारे से ज़रा रोशनी डालिए। हम आपके जो प्रोग्राम है ना उसमें एक एक्सक्लूसिव ज़रूर लेके आते हैं, जो हम अपने अभी चैनल पर भी नहीं चलाते, पहले आप ही हमसे पूछ लेते हैं। तो एक्सक्लूसिव ये है कि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, तमाम सूबा पंजाब की जो कंपनीज थी उनकी निजकारी की गई, उनमें प्राइवेट वेंडर्स को लाया गया। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में भी प्राइवेट वेंडर्स आए। मुल्तान के जो डिवीज़न है और जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इसका एक मॉनिटरिंग बॉडी का किरदार हो गया कि वो सिर्फ मॉनिटर करेगी। जो सफाई का काम करना है वो प्राइवेट वेंडर ने करना है। मुल्तान में 2 कंपनीज ऐसी हैं जो सफाई के हवाले से काम कर रही थी, और मेजर जो कंपनी थी उसके हवाले से बात की जाए तो मुल्तान में मेजर जो कंपनी थी एसए इंटरप्राइजेज़ थी और एक डेवो थी। डेवो शुजाबाद को देख रही है, एसए इंटरप्राइजेज़ मुल्तान की तहसील सिटी और सदर को देख रही है। एसए इंटरप्राइजेज़ में अब क्या हुआ है, सफाई तो हुई नहीं शहर में, क्योंकि कल भी हमने आप खबर ब्रेक की है मुल्तान के बिलाल नगर के हवाले से, यूनियन कौंसल नंबर 16 के हवाले से हमने खबर चलाई। इसके ऊपर वज़ीर आला के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं सुथरा पंजाब, उनकी जानिब से नोटिस भी लिया गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ से जवाब भी तलब किया गया कि भाई सफाई क्यों नहीं हो रही, जब आपने आज से जो है कल से कूड़ा टैक्स की वसूली भी शुरू कर दी है। कूड़ा टैक्स के हवाले से भी मैं आपको ऐड कर दूं कि पहला जो महीना है जो बिल भेजे गए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 50 लाख रुपए की आमदन हुई है मुल्तान डिवीजन से। अब ये नया बिल शुरू हो गया है, जो ट्रायल किया गया बिल भेजने का वो कामयाब हो गया है। अब मैं आता हूँ जी एसए इंटरप्राइजेज़ की तरफ। एसए इंटरप्राइजेज़ के पास मुल्तान सिटी और मुल्तान की तहसील सदर है, जिसको उसने साफ़ सुथरा करना है। अब सफाई तो शहर में हुई नहीं जिस तरह से होनी चाहिए थी, जितना रेवेन्यू दिया गया, जितने पैसे दिए गए कि आप सफाई करके दें। वज़ीर आला पंजाब का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वज़ीर आला पंजाब इसे मॉनिटर कर रही हैं, लेकिन ये प्राइवेट वेंडर को नोटिस भी जारी किए गए, जुर्माने भी किए गए, लेकिन पैसा इसमें बहुत इन्वॉल्व था। तो इसमें ऐसे इंटरप्राइजेज़ के 3 शेयर होल्डर्स थे मुल्तान में,
जो ऐसे इंटरप्राइजेस के सफाई के इंतजाम को लेकर चल रहे थे। अब सफाई हुई नहीं, नोटिस मिले, तो तीनों शेयर होल्डर्स की आपस में हो गई है लड़ाई। आपस में वो लड़ चुके हैं अब, और तीनों शेयर होल्डर जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। उसके नताइज ये निकल रहे हैं कि शहर में जो दिन ब दिन जो सफाई की सूरत हाल है वो ख़राब होती जा रही है। तीनों जो शेयर होल्डर्स, जो कंपनी जिन्होंने करनी थी सफाई, वो आपस में लड़ चुके हैं। उसके हवाले से अब फैसला ये किया गया है कि तीनों उसमें से अब डिमांड कर रहे हैं कि हम अपना अपना शेयर लेंगे। तो शेयर वो इस तरह से लेने जा रहे हैं कि ऐसे इंटरप्राइजेस 3 हिस्सों में डिवाइड होने जा रही है, 3 लोग उसकी ऑनरशिप के राइट्स ले रहे हैं, और उसके लिए ये होगा कि हर किसी को एक जोन दे दिया जाएगा और हर बंदा अपने जोन को साफ करेगा। और ये अमल जब तक मुकम्मल नहीं होता तब तक मुल्तान शहर के लोगों को जो मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइवेट वेंडर्स को इन्वॉल्व किया गया और उनकी जिम्मेदारी थी, अब वो प्राइवेट वेंडर ही आपस में लड़ चुके हैं। और उसके नतीजे ये निकल रहे हैं मुल्तान शहर की बेशतर यूनियन काउंसिलें जो है वो कूड़ा क्रिकेट से जो है वो भर चुकी हैं। जो थोड़ा सा रिलीफ मिला था मुल्तान के शहरियों को, कुछ ना कुछ सफाई नज़र आ रही थी, फिर हालात जो है वो बतदरीज ख़राब हुए, और इस वक्त आप जो सूरत हाल बता रहे हैं लगता है कि हालात जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन में तकसीम हो जाए और वो उसके वर्कर्स ही तकसीम हो जाए तो फिर असासे डिवाइड होते हैं, तो फिर वो कितना सर्वाइव जो है जिनको वो डिलीवरी हो रही होती है उनको करना पड़ता है। तो ये खबर है कि ऐसे इंटरप्राइजेज जिसने मुल्तान को साफ करना था वो तकसीम हो गई है। इंजीनियर अनम साहिबा, मुल्तान के हालात पे हम ज़रा गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उन्होंने ब्रेक की, लेकिन आपसे बात करनी है हमने फ़ूड इंजीनियरिंग के हवाले से पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स किस तरह मीट किए जाते हैं, पाकिस्तान में फ़ूड इंजीनियर्स जो हैं वो किस तरह का किरदार प्ले कर सकते हैं, जहाँ तक फ़ूड की ताल्लुक़ है, फ़ूड के शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने की बात की जाती है, सप्लाई चेन की बात की जाती है। अच्छा, ऐसा है कि जब हम फूड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रोसेस फूड, ठीक है, प्रोसेस फूड बड़ा एक हॉट टॉपिक है। बिल्कुल, कि हमने प्रोसेस फूड से बचना है। क्यों बचना है? बेसिकली क्या होता है कि जब आप फूड को प्रोसेस कर रहे हो तो आप उसमें कोई एडिटिव ऐड कर रहे हो, कोई कलरेंट डाल रहे हो, उसकी कोई एस्थेटिक वैल्यू इन्हांस कर रहे हो। लेकिन उसका जो ड्रॉबैक होता है कि जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो मिनिमाइज़ हो जाती है। अब आपने स्टैंडर्ड्स की बात की, तो फूड इंजीनियरिंग इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने एडिटिव्स भी डालने हैं या आपने कलरेंट्स भी ऐड करने हैं तो आपने उनका लेवल क्या रखना है, उस लेवल पे रखें कि वो उसकी शेल्फ़ लाइफ को एटलीस्ट डैमेज ना करे या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को हार्मफुल हद तक ना ले जाए। तो आपने उसके लेवल को मेंटेन करना है, और उसके अलावा कि आपने मटेरियल कौन सा यूज़ करना है। डेफिनेटली आप जो डाल रहे हो मटेरियल, देयर आर वास्ट नेचर ऑफ मटेरियल्स, तो मटेरियल सिलेक्शन जो है तो उसमें फिर फूड इंजीनियरिंग का रोल आ जाता है कि एक फूड एक्सपर्ट जो है वो शायद उसको बेहतर गाइड कर सकता है, बता क्लाइमेट चेंज का मुकाबला है, पूरी दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज से निपटने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 7th वर्स्ट हिट कंट्री है। तो अगर इसमें फूड इंजीनियरिंग की बात की जाए, फूड शॉर्टेज का बड़ा जो है वो, मैं चाहता हूँ कि ज़रा फूड शॉर्टेज पे आप ज़रा 10 सेकंड में जवाब देंगे, उसके बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, उनका शुक्रिया अदा करूँगा, बिल्कुल 10 सेकंड में। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इज़ द प्राइम टॉपिक ऑफ दीज डेज। ओके, जब आप फूड इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं तो आपने फूड, जैसे मैंने बताया कि आपने वेस्ट को मिनिमाइज़ करना है और एनर्जी एफिशिएंट वेस्ट की तरफ जाना है, तो ये सस्टेनेबल है। आज प्रोग्राम में तशरीफ़ आप लेकर हमने तफसीलन नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के हवाले से भी बात की, आपका बहुत शुक्रिया। फूड इंजीनियरिंग के आपने बड़े आसान अल्फाज में समझाया। गौहर रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने मुल्तान के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तफसीलन गुफ्तगू की। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं प्रोग्राम का पहला सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद गेस्ट होंगे, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे मुल्तान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से। इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ मौजूद थी इंजीनियर साहिबा, जो कि हमें फ़ूड इंजीनियरिंग के हवाले से आगाह करी थी कि फ़ूड इंजीनियरिंग क्या है, एक नया शोबा है, बच्चों को इस तरफ आना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट पे हमने बात करनी है स्पीच थेरेपी के हवाले से, किन बच्चों को जो है वो स्पीच डिले का मसला होता है, किस वजह से होता है, किस तरह उसको ट्रीट किया जा सकता है, घर में किस तरह की एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं, पेरेंट्स को इस तरह का क्या किरदार अदा करना चाहिए। तो स्पीच थेरेपी के हवाले से तफसीलन हम गुफ्तगू करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगी रुखसाना तबस्सुम, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और स्पीच थेरेपिस्ट हैं, तो इनसे तफसीलन इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह।
इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं कशफुल हुदा, जो कि इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं। हम प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक बैग्स के ऊपर कुछ पाबंदियाँ भी लगाई जाती हैं स्टेट की तरफ से, कितना नुकसानदेह है प्लास्टिक का इस्तेमाल। इसके अलावा एनवायरनमेंट को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, एक आम शहरी किस तरह जो है वो अपना किरदार अदा कर सकता है, इस हवाले से तफसीरन कशफुल हुदा से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कशफ, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। कैसी थैंक हैं यू आप? सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैम मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आपसे स्पीच थेरेपी के से। स्पीच थेरेपी किन बच्चों को ज़रूरत होती है, क्या है बेसिक, ज़रा समझाइएगा हमें बेसिक से। सर जो बच्चे डिले स्पीच हों, हम्म, 2 साल तक बात ना करें, अपनी बात ना ओके समझा सकें, ओके टेंट्रम शो करें, रोएं। ओके। सम टाइम बच्चे सुनते नहीं हैं तो उनका हेयरिंग टेस्ट हमें करवाना पड़ता हम्म, है। सम टाइम बच्चे बोलते नहीं हैं, ऑटिज़म की तरफ जा रहे होते हैं, हम्म, तो उसका हेयरिंग टेस्ट करवाएंगे, उन्हें सेशंस देंगे, उन्हें बोलना सिखाएंगे, उनकी असेसमेंट करेंगे। ओके। किस कौन सी आइडियल एज है कि बच्चे जो है वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं उस वक्त तक, और उसके बाद जो है वो पेरेंट्स को कुछ टेस्टिंग की तरफ भी जाना चाहिए और आपकी तरफ लेके आना चाहिए सर बच्चे को? बच्चा जैसे पैदा होता है बर्थ से लेके वो 5 से 6 हफ्तों में माँ की आवाज़ को पहचानता है, ओके। और फिर 6 से 6 मंथ से लेके 10 मंथ्स तक बच्चा बेबलिंग स्टार्ट कर देता है, ओके। जिसमें बब 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 हम्म, मम मम। कुछ बच्चे 1 ईयर में 1 to 2 वर्ड बनाते हैं, ये नॉर्मल है। और अगर हम देखें कि 1 ईयर में बच्चे 1 to 2 वर्ड मामा बाबा हम्म, दे दो ना बोलें, तो हमें उनकी तरफ जाना चाहिए, ओके। उनकी स्पीच थेरेपी करवानी चाहिए। 2 ईयर्स का बच्चा 2 वर्ड बोल लेता है, हम्म, दूध दो, पानी दो, रोटी दो। हम्म। अच्छा मैम, पेरेंट्स तो परेशान हो जाते होंगे जब 2 साल तक बच्चा जो है वो इस तरह नहीं बोल रहा। क्या इस वक्त परेशान होना चाहिए या हौसले से काम लेना चाहिए और आपकी तरफ आना सर चाहिए? ज़्यादातर के केसेस में क्या वो किस तरह पता चलता है कि वो डेफ तो नहीं है, खुदा ना खास्ता, या उसको बोलने की बीमारी, बोल तो नहीं सकता, तो वो किस तरह चेक किया जाता है? सर देखें, जब पेरेंट्स बात करते हैं, बच्चे को कहते हैं इधर आओ फीडर ले लो, बच्चा नहीं सुनता, हम्म, या तो पॉइंटिंग करता है, या लिसनिंग ही नहीं होती, या तो वो सुनता नहीं है, या वो तवज्जो नहीं देता। सम केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्क्रीन दिखाते हैं। और बच्चों के लिए जो आइडियल एज है वो पहले 2 ईयर्स हैं, ओके। उसमें बच्चों को स्क्रीन नहीं देनी चाहिए। हाँ मैं कि अगर ठीक बच्चा है। स्क्रीन देखेगा, वो तो एक पैसिव लिसनर है, बच्चा सुनेगा लेकिन बोलेगा नहीं, हम्म, तो पेरेंट्स को चाहिए उनसे बोलें, पी काबू करवाएं, हम्म, हग करें, बाय बाय करें, क्लैपिंग करें, टैपिंग करें, हाई फाई करें। पेरेंट्स देखें, अगर पेरेंट्स बुलाते हैं कि बात सुनो, फीडर ले लो, बच्चा नहीं सुनता, तो फिर पेरेंट्स को परेशान होना चाहिए कि मेरा बच्चा नहीं सुन रहा, तो मुझे हेयरिंग टेस्ट की ज़रूरत है। ऑडियोमेट्री करवाते हैं, देखते हैं, उन्हें एक स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, तो फिर स्पीच थेरेपिस्ट के पास लाया जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि बच्चा अगर सुनता नहीं है तो ऑडियोमेट्री करवाते हैं। अगर डिले स्पीच है, डाउन सिंड्रोम है, कोई और मसला है, या टंग टाई भी एक है, बच्चों को बहुत ज़्यादा टंग टाई होता है तो बच्चे बोल नहीं सकते, ओके। इन तो सारी उनको चीज़ों स्पीच का थेरेपिस्ट इलाज की किस तरह ज़रूरत किया जाता है? हम लोग जो हैं वो मैं ज़रा बेसिक समझना चाह रहा हूँ, जी उसके जी बाद जो हम तफसीलन हर मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। जी जी इन बच्चों का, कुछ पेरेंट्स की कहते हैं कि देर से बोलना शुरू किया है, तो अगर तकरीबन बच्चा अगर 2 साल में नहीं बोल रहा, 2.5-3 साल में बोलना अगर स्टार्ट कर देता है, तो ये नॉर्मल है? या अर्ली सिम्टम्स जो है, जैसे आप बता रही हैं कि वो अगर बिल्कुल ही बैबिंग नहीं कर रहा, 2 वर्ड्स नहीं बोल जी रहा, तो जी हमें अर्ली ही 2 साल की उम्र में ही बच्चे को लेके आना जी चाहिए? जी ले आना चाहिए सर। समटाइम ये होता है कि पेरेंट्स में से कोई डिले स्पीच होता है, फादर ओके मदर की ओके हिस्ट्री, ओके। मैटरनल पैटर्नल, हम्म, चचा ताया में से कोई भी लेट बोल सकता है, तो बच्चा भी लेट बोलता है। हम्म, और सम केसेस में बच्चा स्क्रीन यूज़ करता है, पेरेंट्स बच्चे से बात ही नहीं करते, दोनों जॉबियंस हैं, फादर भी डॉक्टर है, मदर भी डॉक्टर है, बच्चे को घर में बिठाया होता है और बच्चा स्क्रीन देख रहा होता है, लैपटॉप या टीवी या मोबाइल, तो उसमें या तो वो एक गूंगे कार्टून आजकल बहुत हैं, बिल्कुल। तो गूंगे कार्टून देखते हैं, कोको मेलन देखते हैं, तो जो कोको मेलन है उसमें बंदर की उछल कूद है, कलरफुल सीन है, तो बच्चा सिर्फ देखता है, वो पैसिव लिसनर है, उनके साथ बोलता नहीं है, बात नहीं करता। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनसे बातचीत करें, बोलें स्क्रीन के अलावा। फर्स्ट 2 ईयर्स में बच्चे को स्क्रीन नहीं देनी चाहिए, ओके ये बच्चे का गोल्डन पीरियड होता है, इसमें अगर आप बच्चे को सिखाओगे तो एज आ पूरी उम्र ये बच्चे के काम आएगा, और ये गोल्डन पीरियड है। बच्चा जो 2 साल में सीखेगा, पेरेंट्स जो इन्वेस्ट करेंगे, ये सारी उम्र उनका फल मिलेगा कि बच्चा जल्दी बोलेगा, सीखेगा, पढ़ाई में भी अच्छा होगा। अगर बच्चा टीवी ही देखेगा, मोबाइल ही देखेगा, या गूंगे बहरे कार्टून देखेगा, तो बच्चा उसी तरह से रिएक्ट करेगा। आप लोग किस तरह जो है वो थेरेपी करते हैं बच्चों को? कितने सेशंस लगते हैं सर इस सबसे चीज़ के पहले हवाले से? तो पेरेंट्स हमारे पास जब बच्चे को लेके आते हैं तो हम उनकी असेसमेंट करते हैं, फिर उनका आईईपी बनाते हैं, एजुकेशन इंडिविजुअल प्लान। इस पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। जी अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा।
जी सर, मेरा नाम सैफ अली है और लाहौर से मैं बात कर रहा हूँ। जी। सर, मेरा नाम ना सैफ है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं ना कुछ डिस्कस करना चाहता था इस हवाले से कि मेरे बच्चे हैं 3, उसमें से 2 तो माशाल्लाह स्कूल जा रहे हैं लेकिन एक नहीं जा रहा। तो वो ना मोबाइल में बहुत ज्यादा बिजी होता है और टीवी में भी बहुत ज्यादा बिजी होता है। अगर उसको मैं मना करता हूँ तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ापन उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, ठीक है। आपकी बच्चे की एज क्या है? 4 ईयर है, 4 साल का बच्चा है। 4 साल का बच्चा है और अभी तक स्कूल नहीं जा रहा और चिड़चिड़ापन उसके अंदर है, जैसे ही मोबाइल जो है वो उससे लिया जाता है, ऐसे ही है? जी 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 जी, सर, ऐसे ही है। मैं आपका जवाब लेता हूँ। मैम हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट, उनसे जवाब लेता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका सवाल का। जी मैम, उनका बड़ा मसला है, वो कहते हैं जी जैसे ही सर, मोबाइल इन्हें लेते एक तो हैं। ये देखना चाहिए क्या बच्चा सुनता है हम्म, और मोबाइल पे वो क्या देखता है, कौन से प्रोग्राम्स देखते हैं। ओके। क्या बच्चा डिले स्पीच है, क्या ऑटिज्म तो नहीं है बच्चे को। ये जैसे कहते हैं कि चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा करता है, जो ऑटिज्म है उसमें बच्चे हाइपर एक्टिविटी दिखाते हैं, जंपिंग करते हैं, चीज़ें थ्रोइंग करते हैं, उनको पसंद नहीं होता किसी से बात करना, सोशल ताल्लुकात उनके वीक होते हैं, बात बता नहीं सकते, इजहार नहीं कर पाते। तो इनको ये देखना है तो क्या बच्चा सुनता है, और दूसरा अगर बच्चा सुनता है तो बोलता क्यों नहीं है, क्या ऑटिज्म तो नहीं है, क्या डिले स्पीच है, क्या और कोई। इस चीज़ का तयन जो है वो कोई एक्सपर्ट ही जी करेगा। एक्सपर्ट ही करेगा। सबसे पहले तो हम स्मार्ट का टेस्ट करवाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम क्वालिफाइड स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाएंगे, वो असेसमेंट करेंगे, देखेंगे क्या बच्चे की फैमिली हिस्ट्री कैसे है, उसके माइलस्टोन्स कैसे हैं, ओके। नेक होल्डिंग कैसे है, बच्चे ने कब रन किया, कब चलना शुरू किया, कब दौड़ना शुरू किया, और कब उसने पहला वर्ड बोला, क्या पहले बोलता था फिर बीच में छोड़ गया स्क्रीन देखने के बाद। ये सर इनकी हम हिस्ट्री लेंगे पूरी डिटेल से। अच्छा मैम, उसके बाद उनका हम बुनियादी जो मसला वो मेरे ख्याल है बोलने का नहीं था, वो ये समझना चाह रहे थे कि बच्चे के अंदर वो चिड़चिड़ापन क्यों पैदा हो रहा है। मैं एज अ चूँकि साइकोलॉजिस्ट सर फ़ोन जो है वो एक एडिक्शन है। मैं यही पूछना चाह जी, रहा था कि डोपामिन फ़ोन रिलीज जी, होता है। एक एडिक्शन है। आप और मैं भी फेसबुक यूज़ करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। हम यूट्यूब भी यूज़ करते हैं, हम बहुत से हैक्स देखते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते जी हैं। जी। तो बच्चों के लिए स्क्रीन एक एडिक्शन है आजकल जो है, क्योंकि वो रंग बिरंगे कार्टून्स देखते हैं, कोकोमेलन देखते हैं, म्यूट चीज़ें भी देखते हैं, हैक्स भी देखते हैं, बच्चे सारा कुछ देखते हैं। तो वो एडिक्शन जब उनसे ले ली जाती है तो फिर बच्चा टेंट्रम शो करता है। बिल्कुल, और वो एक एक्सपर्ट इस चीज़ का तयन करेगा कि जी, ये कि एडिक्शन क्या है या प्रॉब्लम क्या है, मसला है। क्या तो इनको प्रॉब्लम। फ़ौरन जो है वो किसी एक्सपर्ट की तरफ जाना चाहिए, कि साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जी जाएं। साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाएं, स्पीच थेरेपिस्ट को भी दिखाएं। ओके उनसे पहले ये डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स को दिखाएं ताकि प्रॉपर डायग्नोस हो। ओके, सबसे पहले डेवलपमेंट सबसे पीडियाट्रिक्स को पहले दिखाएंगे। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स देखेगा, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट। अगर हेयरिंग का मसला होगा तो ऑडियोलॉजिस्ट भी देखेगा। ओके ओके। फिर ओटी के सेशंस भी इनके होंगे, स्पीच के भी होंगे, साइकोलॉजी के भी होंगे। उम्मीद और करते हैं जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आपने जो बताया गया है उस पर अमल करना है। ख़ुद इसके ऊपर इलाज करने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला बच्चे को जो है वो हो सकता है कोई एडिक्शन हो, कोई छोटा मर्ज़ हो जिसका जो है वो इलाज किया जा सकता है, तो आपने जल्द अज जल्द किसी एक्सपर्ट को इस हवाले से दिखाना है। मैम, हम बात कर रहे थे इलाज की और किस तरह जो है वो किया जाता है। बिल्कुल बेसिक से आप हमें समझा रही थी, अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। जी सर, सबसे बच्चे पहले तो बच्चा आता है, हम उसकी असेसमेंट के पहले डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स को जी। दिखाएंगे, वो डायग्नोज करेंगे। ओके। उसके बाद देखेंगे अगर कोई मेडिकेशन की ज़रूरत है तो वो देंगे। उसके साथ ही स्पीच थेरेपिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को, ओटी को और सेंसरी थेरेपिस्ट को बच्चा भेज दिया जाएगा। उन सबके सेशंस होंगे। साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर पे काम करेगा, स्पीच थेरेपिस्ट स्पीच पे काम करेगा। ये बहुत ज़रूरी है, और साथ ही सेंसरी थेरेपीज़ भी बहुत ज़रूरी है। यूजुअली कितने सेशंस की ज़रूरत होती है एक बच्चे को, देखिए, यूजुअली इसमें- अमूमन? इसमें सर डिपेंड करता है कि बच्चे का प्रॉब्लम कैसा है। ओके अगर तो डिलेड स्पीच है तो वो 3 to 6 मंथ्स में बच्चा बोलने लग जाता है। अगर ऑटिज्म है तो उसमें 1 साल 2 साल भी लग जाते हैं, और ये बच्चे के प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। ओके। स्टैमरिंग आर्टिकुलेशन है, उसमें भी 3 to 6 मंथ्स लग जाते हैं। ऑटिज़म की आपने बात की, ऑटिज़म के हवाले से कैंपेन की बहुत ज़रूरत होती है, अवेयर करना होता है, पेरेंट्स को भी बताना होता है कि ये बच्चा जो है वो मर्ज़ है, उसमें आपने इसका इलाज करना है, क्योंकि बच्चों को आगे जाके पढ़ाई में भी दुश्वारी होती है। तो इस हवाले से आप लोग साइकोलॉजिस्ट क्या किरदार अदा कर सकता है ऑटिज़म के हवाले से उसमें खास तौर सर पर? हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपने कैसा इन्वायरमेंट देना है, बच्चे को बच्चों में रखें, बच्चे के साथ खेलें, बच्चे का दोस्त बन जाएं, घुमाने फिराने के लिए ले जाएं, बच्चे को स्टोरियाँ सुनाएं, रोज़ की रूटीन पूछें कि आज आपने सुबह से शाम तक क्या किया।
तो बच्चे के साथ घुलेंगे मिलेंगे, बच्चे को टाइम दें, क्वालिटी ऑफ टाइम दें, बच्चे के साथ खेलें, जो कि आजकल बहुत कमी है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। अच्छा मैम, ये सारी जितने आपने बताया ये एक प्रोसेस पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी वो होता है, कम्बरसम भी हो जाता है, परेशान भी होते हैं पेरेंट्स। दूसरा फाइनेंशियली भी स्ट्रेनिंग है, काफ़ी महंगा प्रोसेस लग रहा है आपके बातों से। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या इसका इलाज किया जा रहा है कुछ? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, बहुत से बच्चे हमारे ठीक होके जा रहे हैं। ओके। तो इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारा ट्रीटमेंट होता है। और जनूबी पंजाब में चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, सिंध से आते हैं, उकाड़ा से आते हैं, लिया से, चौक आज़म से, डीजी खान से। और सर एएसडी बच्चों बहुत ज़्यादा हैं, 2 दिन हैं मेरे एएसडी बच्चों के, उसमें 50 to 60 इतने ऑटिज़म के। किस तरह के माहौल है आपके पास, इस पे ज़रा तफसील गुफ्तगू करेंगे। बच्चों को एक साजगार माहौल चाहिए होता है, खेलने कूदने वाला, कलरफुल माहौल चाहिए होता है, उस सवाल से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। जी अपना नाम बताइए और सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं मुजाहिद बात कर रहा हूँ। अच्छा मेरी ना एक बेटी है माशाल्लाह से 10 साल की जी। वो ना सुनती है माशाल्लाह, एक्टिव भी है, सारे काम करती है, वो सिर्फ बोल नहीं पा रही। ओके। डॉक्टर्स को बड़ा चेक करवाया शुरू दिन से, आज 10 साल हो गए। वो कहते हैं कुछ बच्चे देर से बोलते हैं। ओके। तो वो बोल नहीं पा रही। ठीक है, मैं आपका जवाब लेता हूँ। जी मैम, क्या वो समझती है? अच्छा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो नहीं है? जी जब जी समझती है बच्ची आपकी, अगर आप आवाज़ दें? समझती है, बोलती भी है, यानी कि इशारों से बात भी करती है, हर काम करती है, पानी मंगाए तो पानी भी जाती है। जैसे कि मैं सॉक्स ढूंढता हूँ तो सॉक्स ढूंढ के दे देगी। सर रिसीव तो वो कर रही है, एक्सप्रेस नहीं कर रही। यानी रिसीव तो कर रही है, आपकी कमांड फॉलो कर रही है, सॉक्स ले आती है, पानी ले आती है, लेकिन बच्ची एक्सप्रेसिव नहीं है। आपके पानी ले आओ, वो कहे जी बाबा मैं ले आती हूँ, बोलती नहीं है। उसके लिए सर आप चेक करवाएं। मम्मी पापा। अच्छा, वो कह रहे हैं मम्मी पापा बोलती है? जस्ट मम्मी पापा, 2 वर्ड, 10 ईयर की एज बता रहे हैं। ओनली टू वर्ड्स। जी 10 साल की एज बताइए मैम। सही। सर आप असेसमेंट करवा लें, ऐसे कोई आइडिया नहीं होता, आप डिटेल असेसमेंट करवा लें। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स भी देखेंगी, बाकी पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में इनकी असेसमेंट हो जाएगी बच्ची? जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। और पूरा प्रोसेस होगा सर, वहाँ देखेंगे इसको, इसके सेशंस भी होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बच्ची बोलना शुरू कर देगी इंशाल्लाह। मैम आप उधर ही होंगी या फिर मैं बच्ची को भिजवा दूँ आपके पास, ले आओ? वो कह रहे हैं आप वहीं पर मौजूद होंगी अगर मैं आपके पास बच्ची को भिजवा दूँ? जी कल भिजवा दें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम देख लेंगे बच्ची को इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी आपकी बेटी को अल्लाह ताला शिफा याब करे, अल्लाह ताला करे आपकी बेटी जो है वो बोलना शुरू कर दें। इस वाले से मैं भी कुछ गुज़ेरी जो सवाल बनता है वो पूछ लेता हूँ। मैम जैसे वो बता रही हैं कि बच्ची जो है वो 2 वर्ड्स बोल रही है, काफ़ी एक्टिव है और सारे एक्सपर्ट्स को जितना वो हो सकता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने परेशान को दिखाना, उन्होंने एक्सपर्ट्स को दिखाया, बच्चे वो यही कह रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो देर से बोलना स्टार्ट करते हैं। तो फिर इन्होंने तो अपना रोल प्ले कर लिया, तो वो अब इस बच्ची की कंडीशन वैसे क्या लग रही है? मुझे एक तो आईडी लग रही है मे भी ऑटिस्टिक हो, लेकिन ये बच्चे की हिस्ट्री लेंगे फिर पता चलेगा। ओके, पूरी जो है वो असेसमेंट होगी, डिटेल्ड असेसमेंट होगी। नाज़रीन इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम स्पीच डिले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह जो है वो इसका क्योर किया जा सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में इस हवाले से क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से तफसील गुफ्तगू मज़ीद भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ कशफुल हुदा मौजूद हैं जो कि एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं। इनसे माहौल के हवाले से ज़रा गुफ्तगू करते हैं, हम अपने माहौल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, किस तरह के खाने जो हम वो खा रहे हैं, क्या वो हमारे लिए मुज़र सेहत हैं, क्योंकि आजकल हमारा बाहर काफ़ी ज़्यादा आउटिंग हो गई है, हम हवा भी जो स्मोक की वजह से जो है वो आलूदा हो रही है, तो हमने अपना ध्यान किस तरह रखना है इन तरह के माहौल में। मैम पहले ज़रा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या हमारी हवा जो है वो आबो हवा जो हमारी इस वक्त ख़राब हो चुकी है, उसमें हमने अपना ख्याल किस तरह रखना है? आजकल की हवा में जैसा स्मोक की कंडीशन है,
ताकि जो अभी रेलेवेंट कोई मसाइल हैं आवाम के जो सुन रहे हैं वो मसाइल भी हल हो सकें? देखिए, स्मोक का जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हमारे मुल्तान में, लाहौर में बहुत ज़्यादा है, मुल्तान में उससे थोड़ा कम है, बट बहुत ज़्यादा है। तो हमें सबसे पहले अपना मास्क यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अभी EPA की तरफ से एक जो गाइडलाइन आई है कि स्कूल में बच्चों की जो टाइमिंग्स है उसको भी उन्होंने कम किया है कि टाइम ट्रैफिक के ड्यूरेशन जितनी भी ज़्यादा ट्रैफिक है वही स्मोक का काज हो रही है, ठीक है। तो उसमें यही है कि हम लोग अपनी हिफाजत खुद करें, ठीक है। हम अपने मास्क का इस्तेमाल करें, बाहर कम से कम जाएं, ठीक है। कार पूलिंग का इस्तेमाल करें, ज़्यादा ट्रैफिक का इस्तेमाल कम करें। जैसे बच्चे की स्कूल्स वैन्स होती हैं वो ज़्यादा बेटर है बनिस्बत जो पेरेंट्स अकेले ही उनको छोड़ने जाते हैं, उनके अलग से जाते हैं। तो ये व्हीकल्स का इस्तेमाल बहुत कम करें, थोड़ा कम कर दें इस सिचुएशन में। जो ये सीजन होते हैं इसमें आपको पता है स्मोक का सीज़न बहुत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। हाँ जी, प्राइवेट जो है वो हर कोई अपनी गाड़ी ना निकाले ताकि माहौल जो है वो कुछ बेहतर हो सके। अच्छा, जैसे आपने बात की कि मास्क का इस्तेमाल है, क्या इस तरह की सिचुएशन में हम लोग मास्क अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, एक जो हमारा आम सर्जिकल मास्क होता है? जी बिल्कुल। एटलीस्ट आप देखिए ना, अगर आप नॉर्मली यूज़ नहीं कर रहे और मास्क इस्तेमाल करते हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है उससे। तो इससे बेटर है कि आप जो प्रिकॉशंस आप कर सकते हैं वो तो आप एटलीस्ट अपनाएं ना। अच्छा मैम, ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग कुछ बात कर रहे थे कि हम लोग आजकल अपनी डाइट में प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है हमारे। हम लोग को शॉपर बैग भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, स्टेट आपको मना करती है कि आपने वो शॉपर बैग इस्तेमाल नहीं करने। किस तरह नाज़रीन की ज़रा तंबीह हो सके, किस तरह के संगीन जो है वो हमारे हेल्थ के ऊपर उसके इफेक्ट होते हैं, ज़रा समझाइएगा। देखिए, प्लास्टिक बैग जितने भी हैं वो हमारे, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं प्लास्टिक बैग की, ये माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, हम लोग उनको देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारी वाटर के अंदर भी मौजूद होते हैं, एयर के अंदर भी मौजूद होते हैं, हमारे फूड के अंदर भी मौजूद होते हैं। अब हम लोग कोई भी फूड लेते हैं, ठीक है, वो प्लास्टिक के बैग्स में उन्होंने पैक करके दिया होता है। वो जितनी देर उसके अंदर रहते हैं, ठीक है, उस पर हीट पड़ती है, माइक्रोवेव्स करते हैं, इस तरह से वो उसके अंदर प्लास्टिक जो है ना वो हमारी हेल्थ को, हम लोग खाते हैं वो प्लास्टिक हमारे अंदर जाता है, ठीक है। उससे हमारे जिस्म के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये एक बैड है कि किस तरह की बीमारियां पैदा होती हैं हमारे जैसे हमारे लंग्स में होती हैं, ठीक है, हमारी सांस लेने की एलर्जी, अस्थमा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद एलर्जी और उसके बाद कैंसर, इवन कैंसर्स, ओबेसिटी, थायराइड, ये बहुत सी जो डिजीज़ हैं इसकी वजह से काज हो रही हैं। जो माइक्रो प्लास्टिक है हम लोग ये होते हैं 5 मिलीमीटर से कम, ठीक है। और इनको जितना भी हम लोग मतलब जिस तरह से अब देखें वो हमारी वाटर के अंदर जा रहे हैं। जैसे हम प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल्स वो जितनी देर प्लास्टिक बॉटल में वाटर रहेगा उसके अंदर उतने ही सैकड़ों जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं वो जाते हैं, और जब हम उनको पीते हैं तो हमारे अंदर वो बहुत सी डिजीज़ का होते हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा होता। जैसे आपने बात की कि कैंसरस डिजीजेस भी कुछ कैंसर कॉजिंग जो है वो माइक्रोब्स उसमें शामिल हैं। बिल्कुल। अगर प्लास्टिक की बोतल का एग्जांपल ले लें, हमारे यहाँ तो वो डिस्पोजेबल लिखा होता है बेशक उस बोतल के ऊपर, लेकिन हम बार बार उसको रीयूज करते रहते हैं, फ्रिज में भर के रखते रहते हैं। ये जो है ना उसमें जितनी देर वो रहेगा पानी उतनी देर उसके अंदर प्लास्टिक्स होंगे और वो उतना ही हम लोगों को वो करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग ऐसी बोतल जो स्टील की बोतल्स होती हैं, ग्लास बोतल्स होती हैं, वो यूज़ करें बनिस्बत इसके कि हम लोग प्लास्टिक बोतल्स यूज़ करें। बहुत ज़्यादा इसकी तरफ कहा भी जाता है, प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा स्कीम्स चली हैं कि EPA की तरफ से नॉट टू प्लास्टिक बैग्स एंड व्हाटएवर जो भी थे, तो वो उसका यही था कि उन्होंने एक ग्रीन प्रोग्राम्स बनाए थे जिसमें उन्होंने प्लास्टिक के जो ये हैं थैले इनको बैन कर दिया था। इवन अभी बहुत से हम ब्रांड्स देखते हैं जो कि अब फॉलो भी करते हैं, वो हम लोग पेपर बैग्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वो उसके जो कॉटन बैग्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो बड़े शहरों में बहुत हद तक उन्होंने तो काबू पाया हुआ है, बाकी जो है छोटे एरियाज़ हैं अभी उनमें ज़रूरत है। अच्छा मैम, हम ओवरऑल एनवायरनमेंट की अगर बात करें, जैसे हम प्लास्टिक की बात करें, हम लोग आउटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं आजकल, जो है वो होटलिंग का काफ़ी कल्चर है। रात को बेशक हम लोगों ने खाना खाया भी होता है तो रात को 12 बजे हमने बाहर घर से ज़रूर निकलना है या ऑर्डर करके कुछ मंगवा लेना है। तो इस तरह के खाने को किस तरह चेक किया जाए कि कहीं उसमें कोई मज़रे से चीज़ें तो नहीं है? जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल तो कहीं पर नहीं हो रहा, उस पेपर बैग के इस्तेमाल में तो नहीं हो रहा, हम अपना ध्यान किस तरह रख सकते हैं? मुझे लगता है कि हम लोगों को चाहिए कि हम खुद ही उसकी एहतियात करें, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग आपको नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट हम लोग खुद जाएं और हम लोग उनको कहें कि भाई हमने किसी और चीज़ में, जैसे पेपर बैग्स होते हैं उसमें ही ले लें, या हम लोग इवन अब बहुत ज़्यादा जो ब्रांड्स हैं उन्होंने लॉन्च किए हैं कॉटन बैग्स, एटलीस्ट वही हम ले जाएं कि हमें अपना अलग हमारा खाना जो है ना आप उसमें दे दें एटलीस्ट। अच्छा, ये तो हमने फूड स्टोरेज की बात कर ली, कहीं कुछ फूड के अंदर तो प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होता, कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोग प्रोसेस्ड फूड जो इस्तेमाल कर होते हैं उसके अंदर तो नहीं होता? उसके अंदर देखिए ना, फॉर एग्जांपल हम पानी किसी भी चीज़ के लिए हम जो भी फॉर एग्जांपल खाना बनाते हैं, ठीक है, हम वो वाटर जो है ना वो प्लास्टिक से बॉटल्स में रख देते हैं,
ठीक है, और वो प्लास्टिक बैग्स में रख देते हैं, प्लास्टिक जो शॉपर्स होते हैं उसके अंदर रख देते हैं, तो वो एटलीस्ट जब हम लोग उसको किसी में डालेंगे तो वो जाएगा, और वो जब हम खाने में पकाएंगे तो वो हत्ता एटलीस्ट कि हमारी जो वो कुकिंग ऑयल की बॉटल्स होती हैं बोतल वो भी प्लास्टिक प्लास्टिक्स की होती हैं। अच्छा, तो कुछ प्लास्टिक्स में भी फ़र्क होता है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हाँ, होती हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स वो होते यूज़ हैं, किया जाता है। बिल्कुल। हमारे कुछ इंतज़ामिया की तरफ से भी ये तलकीन की गई है कि आपने वो वाला वो इस्तेमाल यूज़ करना करना है, है। बिल्कुल। उसकी पहचान क्या है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की? उसके ऊपर कलर्स होते हैं मेंशन कि ये इस फॉर एग्जांपल ये कलर है तो इसमें बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। देखिए अब जो जितना भी हम लोग हमारे जो प्लास्टिक है वो हम 8.9 टन जो हम लोग सालाना इस प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में। उसमें जो 65% प्लास्टिक होता है ना वो होता है नॉन रिन्यूएबल, मतलब नॉन रिसाइकलेबल, मतलब वो उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, ठीक है। और जो 3% होता है जस्ट वो ही हम लोग दोबारा उसको रिसाइकल कर सकते हैं। मतलब तो 97% हम जो प्लास्टिक नाइन- इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हमने एक दफ़ा इस्तेमाल करना है, फेंक देना है, और फेंक वो देना है। रिसाइकलेबल भी नहीं है। नहीं है, और जो सिर्फ 3% है वो रिसाइकलेबल है, वो ही हम लोग उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा दोबारा रिसाइकल करेंगे, ठीक है, तो वो कितना ही रिसाइकल हो सकती है, कितनी ही प्लास्टिक, सिर्फ 2 या 3 बार, उसके बाद वो नाकाबिल इस्तेमाल होती है। ठीक है। अच्छा मैम, हम खाने के ऊपर हमने बात कर ली, हमारा माहौल जो है वो स्मोक की, जैसे हमने शुरू में बात की थी, इस माहौल को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इनफरादी तौर पर घर में कुछ प्लांटेशन कर सकेंगे या किसी और इसमें हम क्या किरदार अदा कर सकते देखिए, हैं? हम अगर घर की बात करें ना तो हम लोग अपनी प्लांटेशन को इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। हम लोग अपने घर में देखिए अब हमारा जो प्लास्टिक है जितना भी, ठीक है, वो हमारी सेहत के अलावा हमारे मेराइन लाइफ के ऊपर हर चीज़ के ऊपर अफेक्ट करता है, ठीक है। हमारे एयर वाटर सब कुछ उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम जो यही है इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो इस्तेमाल करें, ठीक है। लाइक अगर इवन कॉम्स भी होती है ना जो हम प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, वो कहते हैं वो भी आप वुड की यूज़ करें। तो मैम हर चीज़ ही हमारी प्लास्टिक की है क्या? इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हम हर चीज़ को तो चेंज नहीं कर सकते, हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी प्लास्टिक की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम इन्वायरमेंट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि हम लोग इनफरादी तौर पर किस तरह जो है वो माहौल को बेहतर बना सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो स्पीच थेरेपिस्ट साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि स्पीच को, बच्चों की स्पीच को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, जो है वो तशख़ीस किस तरह की जा सकती है। लेकिन इससे पहले हमारे साथ अहमर ख़ान मौजूद हैं, वेदर के हवाले से हमें अपडेट देंगे। मुल्तान में इस वक्त वेदर की क्या सूरत हाल है? जी अहमर। मुल्तान में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में मौसम जो है वो आज दिन भर खुश्क और जुज़वी अब्बर आलूद रहने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। इसके साथ साथ सूरज और हल्की जो है वो खनकी के बायस जो है मुल्तान की फ़िज़ा जो है काफ़ी हद तक खुशगवार जो है वो दिखाई दे रही है। इस वक्त जो है मुल्तान का मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार जो है वो हो चुका है। और साथ साथ अगर हम बात करें दर्जा हरारत के हवाले से तो इस वक्त मुल्तान का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 24 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत के हवाले से बात करें, महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो आज 33 तक जाने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत जो है 16-17 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और साथ साथ जो है हवा में नमी का तनासुब जो है वो 21% जो है 80% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ जो है वो फ़िज़ा में जो है वो बात करें आलूदगी के हवाले से तो फ़िज़ा में आलूदगी जो है वो बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो मुल्तान में 246 पॉइंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। और उसके साथ पाकिस्तान में तीसरा नंबर जो है फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से मुल्तान का जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। फ़िज़ा में आलूदगी जो है वो बरकरार है, जिससे क्या जो है वो शहरियों को जो है मुख्तलिफ जो बीमारियाँ में भी मुब्तला हो रहे हैं, जैसे आँखों की बीमारियाँ और सांस लेने की बीमारियों में जो है मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों को एहतियाती तदबीर पर अमल करने की भी हदायत की गई है। और साथ साथ जो है वो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मौसम जो है खुश्क और अबर आलूद जो है वो रहने का इम्कान जो है वो जारी किया गया। और बारिश की पेशन गोई भी नहीं की गई, बल्कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब का भर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर इसी तरह से अबर आलूद रहेगा और यकसा तौर पर जो है वो रहेगा। ये भी कहा गया कि आइंदा 2 रोज़ तक जो है मुल्तान शहर का दर्जा हरारत जो है वो भी जो है वो इसी सिचुएशन के हवाले से रहेगा, ना मज़ीद बढ़ेगा ना कम होगा। शहरियों को जो है वो मौसम जो है वो खुश्क ही रहेगा और मज़ीद जो है सर्दी बढ़ने के इम्कानात जो है वो आइंदा हफ्ते से जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और साथ साथ जो है शहरियों को जो है वो एहतियाती तदबीर पर अमल करने के हवाले से एहतियाती तदबीर हैं उन पर अमल करने के हवाले से जो है वो बताया गया है कि शहरी जो है मास्क का इस्तेमाल और ग्लासेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मुख्तलिफ पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके।
जी, बहुत शुक्रिया अहमर, आपने हमें तफ़सीलन आगाह किया कि इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है। मास्क के हवाले से तलकीन की जा रही है स्टेट की तरफ से। नाज़रीन, आपने उस पर अमल करना है ताकि आप अपनी सेहत का जो है वो ख्याल कर सकें, हॉस्पिटल्स पे इतना बोझ ना पड़े। नाज़रीन, हमारे साथ सलमान ज़मीर मौजूद हैं जो हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स के रेट्स के इसके हवाले से आगाह करेंगे। जी सलमान, क्या सूरत हाल है मार्केट की? जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान शहर में खुद साख्ता महंगाई जो है वो अरूज पर जा चुकी है। ऐसा लगता है कि शहरी जो हैं वो महंगे दामों सब्जियां और फल ख़रीदने पर मजबूर हैं, क्योंकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो गैर फाल नज़र आते हैं और हर दुकानदार का एक अपना ही रेट जो है वो मुख्तस किया हुआ है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर निकलती है, मगर उस पर अमल दरामद करवाने में इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। बात करेंगे सब्जियों की, तो सब्जियों में इस वक्त जो टमाटर है वो 150 रुपये बिक रहा है। मार्केट कमेटी के रेट में इस वक्त 82 रुपये उसका रेट मुख्तस किया गया है। प्याज 140 बिक रही है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में 118 है। और इसी तरीके से सब्ज़ मिर्च जो है उसका रेट 80 रुपये जो है वो फ़रोख्त हो रही है, जबकि रेट जो उसका गवर्नमेंट का है वो 70 रुपये है। इसी तरीके से आलू 110 रुपये बिक रहा है, जबकि मार्केट रेट में उसका सरकारी नरखों में इस वक्त उसका रेट 82 रुपये है। आम मार्केट में गाजर जो है वो 100 रुपये है, सरकारी रेट में 80 रुपये है उसका रेट। इसी तरीके से भिंडी जो है उसका इस वक्त वो बिक रही है 140 रुपये तक, मगर इस वक्त सरकारी रेट लिस्ट में उसका रेट जो है वो 110 रुपये मुकर्रर किया गया है। इसी तरीके से फली गोरा जो है वो 110 बिक रहा है और सरकारी रेट लिस्ट में उसका रेट 98 रुपये मुकर्रर किया गया है। अरवी 130 रुपये बिक रही है और सरकारी नर्ख जो है वो 108 रुपये है। गोभी जो है वो इस वक्त 60 रुपये बिक रही है, जबकि रेट लिस्ट में उसका 48 रुपये रेट जो वो मुख्तस किया गया है। मटर 340 बिक रहा है, जबकि रेट लिस्ट में उसका 290 रुपये रेट जो है वो मुख्तस किया गया है। इसी तरीके से फलों की बात करते चलें तो सुरनर खानी अंगूर जो है वो 950 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है और गंधारी अनार जो है वो 300 से 400 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब जो है वो 200 से 350 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद जो है वो 240 है, पपीता 500 और खजूर 600 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरीके से जापानी फल 250 रुपये, जबकि केले जो हैं वो 80 से 130 रुपये दर्जन तक जो वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है कि खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करें ताकि जो शहरी हैं वो सस्ती और मियारी सब्ज़ियाँ और फल ख़रीद सकें। जी, बहुत शुक्रिया सलमान, आपने हमें तफ़सीलन आगाह किया कि इस वक्त मार्केट के रेट्स क्या हैं। ख़ास तौर पर आपने ये बताया कि मार्केट्स के रेट में और ज़िला इंतज़ामिया की जारी करदा जो रेट लिस्ट है उनमें काफ़ी तज़ाद नज़र आता है। उम्मीद करते हैं कि ये गैप जो है वो फ़िल करने में कामयाब हो जाएगी हमारे ज़िला इंतज़ामिया जो है और आवाम को जो है वो सस्ती चीज़ें मिलेंगी। मैम, हम बात कर रहे थे स्पीच थेरेपी के हवाले से, हम डिले जो बच्चा बोलता है उसका इलाज किस तरह किया जाता है, आपने बड़ा तफ़सीलन हमें बताया कि किस तरह उसका इलाज किया जा सकता है। अच्छा, जैसे हमारे कॉलर थे, इस तरह काफ़ी लोग जो हैं वो इतना परेशान नहीं होते, वो कहते हैं कि इनका मामू ने भी देर से बोलना शुरू किया था, चाचू ने भी देर से बोलना शुरू किया था, तो बच्चा भी देर से बोलना स्टार्ट कर देगा। वो हद कहाँ तक है कि 3 साल 4 साल तक बच्चा बोलना ना शुरू करे तो आपके पास फ़ौरन लाना चाहिए? सर 2 से 3 साल में अगर बच्चा बोलना ना शुरू करे तो पेरेंट्स को चाहिए कि हमारे पास ले आएँ, ठीक है, उनकी डिटेल्ड असेसमेंट करवाएं और थेरेपी सेशन करवाएं, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा वेट ना करें। ये जो कहा जाता है, जैसे आप भी जेनेटिकली बात करी थी कि कुछ बच्चे जो हैं वो वाकई देर से बोलना शुरू बोलते हैं, ये खुद ब खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं बच्चे, या फिर अगर कोई डिलेड बच्चा बोल रहा है 2 से 3 साल के बाद, उसको लाजमी तौर पर किसी ना किसी हेल्प की, एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत होती है? सर कुछ बच्चे तो कुछ अरसा बाद बोलना शुरू कर देते हैं। 1.5 साल में नहीं बोलेंगे तो 2 साल में मामा बाबा दादा दीदी ले लो, कुछ ना कुछ बोलना 2-3 वर्ड पे आ जाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं डिले स्पीच है, जैसे ऑटिज़म है, आईडी बच्चे हैं, इनको बोलना सिखाने के लिए हमें डिटेल्ड असेसमेंट की और सेशंस की ज़रूरत होती है। सेशंस में हमें बड़े हौसले हिम्मत से सब्र से चलना है। 3 से 6 माह भी लग सकते हैं, 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि बच्चे का प्रॉब्लम कितना है। सेकेंडली ये है कि हम तो सेशन करवाते हैं, पेरेंट्स को गाइडलाइन देते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए अपना इन्वायरमेंट बेहतर करें, बच्चे से खेलें, बच्चे से बातचीत करें। बहुत सी न्यूक्लियर फैमिली हैं, सिर्फ पेरेंट्स हैं, माँ है बाप है, तो बच्चे अकेले रहते हैं। पेरेंट्स का कहना होता है मैं भी जॉब करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर, वाट जो भी हैं, तो बच्चा जो है वो अकेला रहता है, मेड के पास रहता है। तो पेरेंट्स को चाहिए जॉब से जब वापस आएँ तो बच्चे के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करें, बच्चे से बात करें, उन्हें कहानियाँ सुनाएं, उन्हें तस्वीरें दिखाएं, फ्लैश कार्ड दिखाएं, तस्वीरी कहानियाँ सुनाएं, हाइड एंड सीक खेलें, बच्चे के साथ बात करें। समटाइम ये होता है फैमिली में माँ बाप दोनों फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल, तो बच्चा इरिटेट होता है, वो कहता है कि पेरेंट्स मुझे टाइम दें। जबकि पहले हमारे वक्तों में जब हम बच्चे थे तब ऐसा नहीं था, पेरेंट्स हमारे साथ खेलते भी थे, बाहर भी ले जाते थे, घुमाते फिराते थे, इंडोर सरगर्मियाँ थी, लूडो खेलते थे,
हाइड एंड सी खेलते थे, बहुत सी ऐसी गेम्स जैसे हैं। हम बात कर रहे थे स्क्रीन टाइम की, आपने बात की कि इसका बच्चे के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आइडियल एज क्या है, कब जो है वो बच्चे को स्क्रीन दे देनी चाहिए? सर आइडियल एज ये है, मैं कहूँगी कि 3 से 5 साल तक तो मेरा ख्याल है बच्चे को स्क्रीन ना दें। बिल्कुल। उसके बाद ओके। जैसा कि आपको पता है टेक्नोलॉजी से हम बच्चे को दूर नहीं रख सकते, तो बच्चे स्क्रीन यूज़ करते हैं। मेरी बच्ची 6 क्लास में है, वो भी यूज़ करती है चैट जीपीटी से, बहुत से क्वेश्चन आंसर उसने देखने होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम उन्हें मना नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए एक टाइम हो कि 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन ना दी जाए। 1 और घंटे से ज़्यादा उसमें आपने स्क्रीन नहीं देनी, और जी। एक सर्टेन एज के बाद, क्योंकि हमारे टाइम पे तो ये होता था ना कि अब 18 साल के होंगे तो उसके बाद हमें जी, मोबाइल जी, फ़ोन दिए जाते ऐसा थे। ही था। तो उसमें भी हम चेक रखें कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, कहीं कार्टून्स वगैरह तो नहीं देख रहा। आजकल बहुत से बच्चे हॉरर कार्टून भी देख रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी वो डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। बहुत से बच्चों को फिट स्टार्ट हो गए हैं स्क्रीन बहुत ज़्यादा एडिक्शन की बच्चों वजह में से। फिट्स और इस तरह? हाँ जी, इस अच्छा। तरह से जब वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, कुछ माएँ आके कहती हैं बस ज़्यादा नहीं, 10 घंटे 5 घंटे मेरा बच्चा देखता है, तो फिर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं कि नहीं इतना स्क्रीन नहीं दिखाना, एक तो आईसाइट भी वीक होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा दे दें, लेकिन वो भी 2 से ऊपर, 2 साल तक तो अच्छा, बिल्कुल जैसे ना आपने दें, 5 साल के बाद दें, लेकिन 1 घंटा भी देना तो वक्फे में 10 मिनट 5 मिनट दे दिया। आपने बच्चों के बारे में काफ़ी, ये मेरे लिए भी तशवीशनाक एक बात है, नाजरीन को भी कुछ जो है वो इस पे शौक लगा होगा कि बच्चों में फिट्स और इस तरह की बीमारी होती है, तो स्क्रीन टाइम के बढ़ने से ख़ास तौर पर स्पीच के ऊपर क्या असर पड़ता है, और ज़ेली इसके क्या बीमारियां जो है वो हो उसमें सकती सर हैं? देखिए, जब मुसलसल बच्चे स्क्रीन देखते रहेंगे तो वो एक पैसिव लिसनर है, सिर्फ बच्चे उसको सुन रहे हैं, लेकिन बच्चे बोल नहीं रहे हैं, बात का जवाब नहीं दे रहे। तो आधा घंटा हम भी फेसबुक या यूट्यूब यूज़ करें तो हमें भी थकन हो जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। पट्ठों में खिंचाव हो जाता है, आईसाइट वीक हो जाती है, तो एकदम बच्चे झुंझुना जाते हैं, तो फिट्स लाइक से उनकी कंडीशन हो जाती है। कुछ 1-2 बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनको फिट स्टार्ट हो गए बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखने की वजह से। ज़हनी हालत उनकी कम होती जाती है, वो बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, अपनी बात समझा नहीं सकते, इवन टेंट्रम शो करते हैं, पेरेंट्स खाना दें तो वो खाते नहीं हैं, गिरा देते। कुछ माएँ मेरे पास ऐसी भी आती हैं जो कहती हैं कि मेरा बच्चा तो खाना ही नहीं खाता, तो मैं 10 से 15 मिनट के लिए लगा देती हूँ। उसमें बच्चे के बहुत से मसाइल, जिसमें च्यूइंग प्रॉब्लम आ जाता है, दूसरा बच्चे को पता ही नहीं चलता वो अंडा ब्रेड खा रहा है, वो राइस खा रहा है, वो लेस खा रहा है, जो वो डेवलपमेंट की उसकी जी, एज है। टेस्ट डेवलप नहीं होता बच्चे का। तो उसमें भी हम फिर पेरेंट्स की यही काउंसलिंग करते हैं कि आपने खाना खाते वक्त तो बिल्कुल ही नहीं देना, कि बच्चे का तो टेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा। बहुत सी माएँ आके कहती हैं कि बच्चे हमारे च्यू नहीं करते, तो च्यूइंग प्रॉब्लम आ जाता है। बच्चे को हर चीज़ देनी चाहिए। जब हम छोटे होते थे, हमारी माएँ तो बचपन से हमें रोटी की एक बाइट दे देती थी, हम खुद ही खाते रहते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। बिस्किट भी खाते थे, हार्ड चीज़ें भी खाते थे, सॉफ्ट भी खाते थे। आजकल के बच्चे मेहनत कम करते हैं, माँओं को बहुत मेहनत करना पड़ती है। अच्छा, जैसे अब किसी बच्चे को, जैसे आप बता रही थी कि एडिक्शन हो जाती है स्क्रीन की, उसकी वजह से स्पीच के मसाइल आ रहे हैं, दीगर जैसे आप बता रही हैं कि बच्चों को मसाइल आ रहे हैं, उनके डेवलपमेंट की एज है। अब अगर किसी बच्चे को एडिक्शन हो गई है, तो आपके पास आने के बजाय अगर कोई पेरेंट्स हैं वो खुद उसकी एडिक्शन या छुड़वाना चाहते हैं, तो टेपर ऑफ किस तरह करें? तो उसमें एक तो मोबाइल कम कर दें, अगर 5 घंटे है तो 1 घंटा कर दें। ओके। उसको भी फिर वक्फों में डिवाइड कर लें, 15 मिनट 4 टाइम्स दे दें, 15-15 मिनट के लिए दे दें। उसकी जगह बच्चों को कहानियाँ सुनाएं, कलरफुल पिक्चर्स ले आएँ, मॉडल्स टॉय ले आएँ। मॉडल्स के ज़रिए से बच्चों को बोलना सिखाएं कि बच्चे गेम की तरफ शिफ्ट हो जाएं। ऐसे एजुकेशनल कोग्निशन वाले टॉयज़ ले आएँ जिसमें बच्चा रास्ता तलाश करते हैं, चीज़ें फिक्स करते हैं। कोई पैक बोर्ड ले आएँ, कलरफुल सी चीज़ें ले आएँ, ताकि बच्चे उनमें इंटरेस्ट शो करें और मोबाइल की एडिक्शन जो है वो कम हो जाए, ताकि एजुकेशनल टॉय से बच्चे सीख भी सकें। जब बच्चे, आप हमारे यहाँ जैसे आप न्यूक्लियर फैमिलीज़ की बात करिए, वही एग्जांपल हम ले लेते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स जो हैं वो दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों कमा रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन भी इस तरह की है कि दोनों पेरेंट्स को जॉब करना अब आजकल जो है वो लाजमी होता जा रहा है। जी जी। अब बच्चे का उसमें किस तरह जो है वो, जब वो शाम को आते हैं या वैसे अगर कोई पेरेंट्स अपने साथ लेके जा रहे हैं तो बच्चे ने एब्जॉर्ब करनी है, तो उन किस तरह के जो है आपका रवैया होना चाहिए बच्चे के साथ, आपने किस तरह खेलना है कि उसकी जो ये लैंग्वेज बोलने वाली सलाहियतें हैं ये कुछ बेहतर हो जाए? सर उसके साथ पेरेंट्स को चाहिए कि बोलें, बात करें, ओके। पॉइंटिंग से उसको स्टार्ट करवाएं। पहले तो मिरर में बच्चे को बताएं कि देखो ये आपकी नोज़ है, क्लोज योर आईज, आंखें बंद करो। बच्चा भी कॉपी करे, बाय बाय करो, क्लैपिंग करो, कमांड दें, टैपिंग करें, हाई फाई करें, ओके। पी काबू करें। ये छोटे छोटे खेल बच्चों के साथ खेलें। ठीक है। इसी से बच्चे आपके साथ फ्री होंगे, बातचीत करेंगे। और बच्चों को डराएं धमकाएं ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं डांटना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए कि ये बेटा गलत है आपके लिए, आपने ये नहीं करना। वैसे देखा जाए तो बच्चे गलती से ही सीखते हैं। जैसे अगर चाय का कप गर्म पड़ा है, बच्चे का अगर हाथ लग जाएगा फिंगर, तो उसे पता चलेगा ये चीज़ गर्म है, दोबारा वो नहीं लगाएगा। लेकिन बहुत छोटे बच्चों को तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसे बताएं कि बेटा ये गलत है, ये सही है। उनके साथ खेलें, क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करें,
उनको बोलना सिखाएं, मामा बाबा डाडा। जैसे छोटा बच्चा है अगर 15 मंथ्स का या 2 इयर्स का वो नहीं बोल रहा, तो उसको एक लफ्ज़ 40 दफ़ा रिकमेंडेड है ओके। कि बार बार बताएं कि पानी, ये पानी है, ये दरवाज़ा है, ये टेबल है, ये चेयर है। उसमें मैं कहा करती हूँ अपने कमरे से, बेडरूम से ही स्टार्ट करें। बच्चे को बार बार बताएं, वो देखो ऊपर फ़ैन चल रहा है, वो देखो टीवी चल रहा है, लाइट ऑफ है, लाइट ऑन है, ये डोर है, ये टेबल है। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें बच्चे को बताएं जो कि रजिस्ट्री उसके ब्रेन में, उसके कानों में होती रहती। बच्चा जो लफ्ज़ बार बार सुनता है तो वो बोलना शुरू कर देता है। अच्छा, इसी तरह हम बच्चों की स्पीच बेहतर कर सकते हैं। कुछ जैसे हम बिल्कुल अभी बात करें जो बच्चे बिल्कुल ही बोल नहीं सकते, ब्रेक के बाद हम उन बच्चों के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिनमें थोड़ा सा बोलने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हिचकिचाते हैं, बोलने के लिए रुक रुक के बोलते हैं, तो इस वाले से भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे स्पीच थेरेपी के हवाले से। हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट मौजूद हैं कशफुल हुदा, जो कि इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि माहौल को किस तरह जो है वो इनफरादी तौर पर बेहतर बनाया जा सकता है, हम लोग किस तरह का किरदार अदा कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम लोग जिस तरह कर रहे हैं आजकल, वो करते रहते हैं, तो हमारे माहौल पर क्या असर पड़ेगा और हमारी सेहत पर उसकी वजह से क्या असर पड़ेगा। जी मैम, मैं चाहूँगा पहले आप हम प्लास्टिक पर जो हम गुफ्तगू कर रहे थे वो ज़रा हम कंक्लूड करें कि प्लास्टिक का अगर हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते रहते हैं तो उसकी वजह से माहौल के ऊपर क्या असर पड़ता है, किस तरह माहौल जो है वो ख़राब होता है। देखिए, हमारे जो माहौल है उस पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं हमारी जो ज़मीन है, ठीक है, उसमें जो ज़मीन की ज़रखेज़ी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, अब इवन हमारा क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इस प्लास्टिक का जितना भी ज़्यादा इस्तेमाल है ना, ठीक है, वो उस पे ग्लोबल वार्मिंग पे भी अफेक्ट कर रहा है। okay. ठीक है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से। इवन हमारा जो जितनी भी ज़्यादा, देखिए समंदर में हम लोग अपना प्लास्टिक को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, वो समंदर में जाता है, और वो समंदर में जब जाता है तो वो जो मेराइन लाइफ है, जो कि समंदरी जानदार हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फ़िशेज़ हैं उसके अंदर जाता है, वो हम लोग खाते हैं तो हमारी सेहत पर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, कछुए जो है ना, वो कहते हैं कि ये जो फूड है ये हमारी खुराक है, लेकिन वो प्लास्टिक होता है, और वो प्लास्टिक खाते हैं, वो जेली फिश खा के कहते हैं, मतलब समझते हैं कि ये जेली फिश है। ठीक है, तो उसकी वजह से उनकी भी डेथ्स हो जाती हैं, और इसकी वजह से जानदारों की, मतलब ये सब पे इफेक्ट कर रहा है। मतलब हमारी मरीन लाइफ भी काफ़ी इफेक्टेड है, हम लोग की जो हम लोग जो हैं इंसान जो हैं वो उनकी लाइफ भी काफ़ी इफेक्टेड है। एनवायरनमेंट के ऊपर ओवरऑल क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से। अच्छा, इसका कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, इनफरादी तौर पर किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, और स्टेट इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है। देखिए, अब हम लोग यही कर सकते हैं कि हम लोग अपनी ज़्यादातर क्लीन अप ड्राइव्स करें, अवेयरनेस सेक्शंस करें, पॉलिसीज़ बनाएं। ठीक है, अब एक गवर्नमेंट की एक वो है पॉलिसी के एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो एक फैक्ट्री है ना, वो अपना रिसाइकल अपना वो कर रही है, प्लास्टिक बना रही है, वो ही उस प्लास्टिक को ले और उसको रिसाइकल करे। okay. ताकि मतलब उसका प्लास्टिक का, क्योंकि वो ही बेटर बना सकती है उसको दोबारा यूज़ करके। ठीक है, तो उसके बाद ये है कि पॉलिसीज़ बनाएं, अवेयरनेस सेक्शंस किए जाएँ, इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स यूज़ किए जाएँ, लाइक जैसे बताया था कि कॉटन बैग्स यूज़ किए जाएँ। ठीक है, उसके बाद प्लेट्स जो प्लास्टिक हैं उनको भी ना यूज़ किया जाए। ठीक है, उसके बाद जो जितने भी प्लास्टिक, जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको उस तरह से कंट्रोल किया जाए। ठीक है। अच्छा, अब हमने माहौल को इन जनरल अगर बेहतर बनाना है, काफ़ी इसको क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करना है, डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ी बात की जाती है। हमारे यहाँ कुछ 100 बिलियन सुनामी जो है वो जो ट्रीज़ लगाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से भी। हम लोग अगर फॉरेस्ट्रेशन के अलावा क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आपने बात किया कि हम पूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल उस तरह न करें, इसके अलावा कोई और जो आसानी से एक इनफरादी शख्स जो है वो अपने घर में चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, हम लोग अपनी तरफ से प्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, उसकी जगह पे हम नए पौधे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब EPA की तरफ से बहुत ज़्यादा हर साल हर टाइम ही टी प्लांटेशन हो रही होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू हो रही होती हैं, स्कूल्स के थ्रू हो रही होती हैं, तो वो एक बेस्ट वे है कि हम लोग टी प्लांटेशन करें। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन तो हो रही है, लेकिन अगर वो एक साइड से कट रहे हैं तो उसको चाहिए कि हम डबल
उसको इंक्रीज़ करें, और हम प्लांटेशन के ज़रिए इसको कर सकते हैं, क्लीन अप ड्राइव्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्कूल्स में अवेयरनेस सेक्शन दे सकते हैं, और स्कूल्स में लाइक जैसे कि हम लोग प्लास्टिक का मुकम्मल बैन स्कूल में ही होना चाहिए, बच्चे वहाँ से सीखेंगे। और इवन हमें स्कूल्स में चाहिए कि हम पेरेंट्स की भी अवेयरनेस सेक्शन अरेंज करें, ताकि बच्चे स्कूल से भी सीखें, अपने घर से भी सीखें। अवेयरनेस कैंपेन किस तरह जो है वो बच्चों को किस तरह सिखाया जा सकता है, किस तरह की अवेयरनेस कैंपेन एज एन एक्सपर्ट आपको लगता है कि आसानी तौर पर हम जो है वो चला सकते हैं और लोगों को जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी, इसके मुज़र सेहत होने के जो हम बता सकते हैं, मुज़र सेहत होने के बारे में बता सकते हैं? देखिए, हम लोग सबसे पहले अपने स्कूल्स में हम वीडियोग्राफी करते हैं, जैसे हम कोई कंपटीशन अरेंज करते हैं तो वो बच्चे इससे सीखते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, देन वो थोड़ा बहुत तो उससे सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमने ज़्यादा इसको करना है तो स्कूल्स में ही हम लोग बैन कर दें कि प्लास्टिक बॉटल्स नहीं लेके आनी, आपने प्लास्टिक में कोई भी चीज़ आपने नहीं लेके आनी। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, प्लास्टिक के जैसे मैं बात कर रहा था आपसे पहले, हम लोग पिछली वीक में भी प्लास्टिक के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। प्लास्टिक का मुतबादिल क्या है? जैसे आपने कोम की बात की, अब वुडन कोम्स हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह मज़ीद किस तरह जो है वो चेंज किया जा सकता है? देखिए, प्लास्टिक एक चीप ऑल्टरनेटिव समझा जाता है, बाकी चीज़ें जो वो बड़ी महंगी हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ता है, तो इस तरह का कोई मुतबादिल बताएं जो कि सस्ता भी है लेकिन प्लास्टिक नहीं है। देखिए, हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जो कि हम उसको यूज़ करें, नॉन बायोडिग्रेडेबल को मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल यूज़ करें, बायोडिग्रेडेबल ना यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए कि हम अपने यहाँ पे जिसे क्या कहते हैं उसको, ट्री प्लांटेशंस का भी पहले बोला था, कॉटन बैग्स का भी बोला था। इस तरह से जो जितना हम लोग कर सकते हैं उसको एटलीस्ट हम तो करें ना। अच्छा, अगर मैं आपको एज एन एक्सपर्ट ये पूछूं कि एक आम सादा जो हम क्रॉकरी का सेट लेके आते हैं प्लास्टिक का, उसकी प्राइस क्या होती है, और अगर हम बायोडिग्रेडेबल लेते हैं तो उसकी प्राइस क्या होगी? उसमें फ़र्क तो होता है, ठीक है, लेकिन यही है कि हम लोग उसको एटलीस्ट अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो थोड़ा कम ले लें। ओके, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेपर ऑफ इसको करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं, हमने भी अपना सेहत का भी ख्याल रखना है। अगर हम प्लास्टिक के इस्तेमाल करते रहते हैं तो उस पे जो आपने ख़ास तौर पर अपने बड़ों की बात की कि हमें मरीन लाइफ भी इफेक्ट हो रही है, वो भी इफेक्ट हो रहे हैं, हम लोग इंसान भी, बच्चों की सेहत पे क्या इफेक्ट होता है? अगर बच्चों के फीडर्स भी आजकल प्लास्टिक के हैं, उनके जो वो निपल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी प्लास्टिक है, हर चीज़ प्लास्टिक है, तो बच्चों के ऊपर क्या नुकसान होता है? बच्चों के ऊपर भी, उनके ऊपर यही, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा कैंसर्स की बीमारियां होती हैं, ठीक है। उनके अंदर उनकी लंग्स, अस्थमा, आजकल बच्चों में अब जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उसके अंदर अस्थमा ऑलरेडी होता है, मतलब उनको पहले से ये बीमारियां होती हैं जो ज़्यादातर, हालांकि ये पहले नहीं होती थी, ये बहुत बड़ों में होती थी, जेनेटिकली होती थी, लेकिन अब नॉर्मली जो भी बच्चा पैदा होता है उसके साथ उसकी अस्थमा पेशेंट्स की वो मशीन लाजमी हम लोग लेते हैं। तो ये ज़्यादातर इसी वजह से होता है कि उनके निपल्स वगैरह जो है ना वो होते हैं प्लास्टिक के होते हैं, उनके जो फीडर्स होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। कुछ जो है जिम्मेदारियां जो है वो आम स्टेट की और कुछ जिम्मेदारियां जो है वो आम आवाम की है। मैम, जैसे मैम ने अपना क्लास में एक पैगाम दिया, बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं चाहूँगा आप भी कोई अपना आखिरी पैगाम देते हैं हमारी नाजरीन के लिए भी, और ज़रा स्टेट का भी रोल समझाइएगा कि किस तरह जो है वो, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव आपने बताया, तो स्टेट किस तरह जो है वो आसानी से ये सहूलियात दे रही है आवाम को? सर, उसमें यह है कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को क्वालिटी ऑफ टाइम दें, उनको सुनें, उनके फ्रेंड बन जाएं। लाइक जैसे बच्चे स्कूल गोइंग हैं, स्कूल से आते हैं तो उनसे सारा पूछें कि आपने पूरा डे कैसे स्पेंड किया। और अगर छोटे बच्चे हैं 2-3 साल के हैं तो पेरेंट्स जॉब से आते हैं तो भी बच्चों से पूछें कि आज दिन कैसे गुजारा है। उसके बाद खाना खाएं, थोड़ा रेस्ट करने के बाद बच्चों के साथ खेलें। और पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। स्टेट तो रोल अदा कर रही है, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में भी काम हो रहा है, तो हम पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करते हैं, उन्हें बताते हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है हर चीज़? हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सारे सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत शुक्रिया कशफल हुदा, आज प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। हमने एनवायरनमेंट के हवाले से तकरीबन तफसीलन गुफ्तगू की, ख़ास तौर पर हमने प्लास्टिक के ऊपर काफ़ी डिस्कशन की कि प्लास्टिक को किस तरह जो हमने छोड़ना है और उसके जो है वो इज्तनाब करना है, जहाँ तक हो सके हमने जो है वो प्लास्टिक से बचना है। मैम रुखसाना तबस्सुम साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने स्पीच थेरेपी के हवाले से हमने डिटेल्ड डिस्कशन की, किस तरह जो है बच्चे जो है वो इसको कॉम्बैट कर सकते हैं, पेरेंट्स का इसमें क्या रोल है। ख़ास तौर पर आपने तंबीह की कि स्क्रीन बच्चों को जो नहीं देनी, उससे बचना है। 5 से 6 साल के बाद जो है वो बच्चों को जो है वो स्क्रीन देना शुरू करनी है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस पर लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।